Good evening, friends. On behalf of Indian Film and Television Directors Association, I welcome you all for this 17th masterclass. आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इफ्तिडा हर महीने एक मास्टर क्लास करता है और किस तरीके से हमारी इंडियन सिनेमा के मास्टर्स यहाँ पर आकर बैठते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो ये 2 घंटे की जो मास्टर क्लास होती है यहाँ पे इफ्तिडा की तरफ से, ये कोई भी इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया का वो आपको नहीं सिखा सकता जो 2 घंटे यहाँ पर हमारा मास्टर क्लास सिखाता है। क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, सीरियसनेस में बिलीव करते हैं, जो ऑनेस्टी में इस ऑर्गेनाइजेशन जो इफ्तिडा बिलीव करती है, उसी का कारण है कि हम लोग महीने दर महीना हमारे मास्टर क्लासेस का लेवल, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे फंक्शंस को हम एक ऊंचाई की ओर लेके जा रहे हैं। और इसके लिए हम सब, आप सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और किस तरीके से आप लोग हमारे साथ खड़े होकर एक परिवार की तरह इफ्तिडा की डोर आगे की ओर लेके गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। आपके सारे मोबाइल्स साइलेंट मोड पे होंगे। कोई मोबाइल पे बात करता हुआ दिखा, उसका मोबाइल सीज कर दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और मोबाइल उसको वापस लौटाया नहीं जाएगा। सो लेट अस रिस्पेक्ट द मास्टर्स हु आर हियर टुडे, जिन्होंने अपना मूल्यवान टाइम हम सबको 2 घंटे का दिया है, जिनको मिलने के लिए, देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं। अगर उन्होंने हमारी इज्जत की है, इफ्तिडा का मनोबल बढ़ाया है, तो इतना रेसिप्रोकेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं हम इस मास्टर क्लास की। आज इस इफ्तिडा के मास्टर क्लास में हमारे जो मॉडरेटर हैं, जिन्होंने पिछले मास्टर क्लास में भी अपना कीमती वक्त दिया, श्री सरकार के मास्टर क्लास में, हिंदुस्तान के और दुनिया के बहुत ही बड़े नामी गिरामी राइटर हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज फिर अपना वक्त हमें दिया। मैं इनवाइट करना चाहूँगा उस टैलेंटेड राइटर को, अंजुम रजब अली साहब, टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर, एक ऐसे प्रोड्यूसर जिसके लिए पूरा देश, पूरी दुनिया तरसती है उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल में रहते हैं। उनको आप फिल्म जैसे इनकी रिलीज होती है, देश के बाहर निकल जाते हैं। और हमारे इस कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स whom we all love, we adore, who is going to be the master of our master class today. I'll invite none else than Rajkumar Hirani. Thank you very much. Thank you. लगता ना सपना है जैसा, कुछ हम सपना देख रहे हैं कि राजकुमार हिरानी साहब और अंजुम are there with us, between us. I request Kuku Koli ji to come on the stage, the General Secretary of IFFIDA. Hi, sir. On behalf of IFFIDA, we'd like to present a poster which we have designed for this masterclass to Anjum Rajuli ji first. Kuku ji.
posters of ours and everything what you see, the branding, is done by a very well-known director, Saurabh Verma, who's there. Very thankful to Saurabh for all the backdrops and all that. Saurabh does it. I request Kukuji to present a trophy to Anjum ji on behalf of IFTDA. And now, on behalf of IFTDA, I request Kukuji to present the poster to our Master Director, Raju Hirani Sahab today. And a trophy on our behalf to Raju ji for the great work he's been doing for all of us. Is a new digital card on behalf of IFTDA to Raju Hirani. Thank you. We are felicitating, in fact, giving an award to two very competitive directors who have made brilliant films in recent time, a week before or a fortnight before. To begin with, this award is going to Mr. Amar Kaushik, who directed a film called Stree. I will request Raju Hirani ji to present an award to Amar Kaushik on behalf of IFTDA for this brilliant film he has made. पहली फिल्म के लिए अवार्ड आपकी IFTDA आपको दे रही है और सर के हाथों से मिला है, तो इससे बड़ा कुछ होगा नहीं। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया फिल्म को इतना प्यार दिया। The next award which we are giving to is the director of film, a Marathi film, is doing very well. It's a brilliant thriller called Savita Damodar Paransme. The film has been directed by Swapna Bhagmare Joshi, who is also the EC member of IFTDA. I request Swapna Bhagmare Joshi to come on the stage. I request Raju Kumar Hirani ji to present an award to Swapna for making such a brilliant film. So before we start this great masterclass, दो तीन चीजें बहुत मैं हर वक्त दोहराता हूँ इसको. Let us use this hour to the maximum benefit of us. दो चीजें पूछनी जो है जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे लास्ट में आधे घंटे का, उसमें दो चीजें पूछनी बिल्कुल बैंड है, इट्स नॉट अलाउड. वन, मैंने आपके यहाँ ऑडिशन दिया था, आपने मुझे जवाब अभी तक दिया नहीं. एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है. द ओनली क्वेश्चंस विच द स्टूडेंट्स एंड डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स विल आस्क इज relating to his films, relating to his work and cinema as such. I think that will really be very important to all of us, and things will be more interesting. Raju, apart from Anjum, apart from this masterclass, IFTDA has been very active. We have been getting in touch with all the assistant directors constantly, and a lot of people in the industry. And in fact, we are trying to देखते हैं होता है नहीं होता है, कैसे होता है कि एक इंडस्ट्री के लिए एक ओल्ड एज होम बनाने का एक विचार है हम लोगों में. तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड वी हैव स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर प्लेसेस. वी आर टच विद गवर्नमेंट बॉडीज एंड सी अगर हो जाए कि इंडस्ट्री के जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है और जो भी कुछ है, उनके लिए एक
जगह बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं. एंड second most important motivation we are trying to do here at work is कि with directors like you, about 25-30 directors, together will make a plea, a request to the government of India that we are announcing this. In fact, we are going to announce this officially within a day or two, and I'm sure all the directors and writers and other people will join IFTDA in appealing to the government that Kishore Kumar Saab should be given Padma Vibhushan in the next award function. Because it's very funny that a stalwart like Kishore Kumar has not been, given this kind of an award. So this IFTDA is going to take this issue up and request the government of India to please keep this in mind, and it will be very great that if the government of India, Kishore Kumar doesn't need that, but posthumously let us, give him the true respect. So over to Rajkumar ji and Anjum ji, and over to you all. Let us maintain a proper discipline and enjoy this masterclass. All the best. Thank you. Right. Thanks, Ashok, and thank you, IFTDA. This truly is a tremendous initiative कि ये इस प्रकार से हर महीने एक मास्टर क्लास होती है कि जहाँ जो लोग जानकार हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है, तो उनकी कला के पीछे क्या उनकी सोच है, मेहनत क्या है, उनके डाउट्स क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा अगर बाहर आए तो इससे अच्छी प्रेरणा और क्या मिल सकती है. I mean, the best way that we can learn is by the good work of others. I mean, their work is a ready-made teacher for us, and not much better work in the mainstream Hindi cinema space than Raju Hirani's. So let's sort of see if we can make this really an insightful session. एक प्रॉब्लम जो होता है, जो बेहद सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम आ जाता है कि सवाल जो उनसे पूछे जाते हैं वो लगभग एक प्रकार के ही सवाल आते हैं, तो वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि सी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस. अरे तारीफ आती है, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये कैसे किया, ये बहुत अच्छा किया, ये कैसे किया, ये आपने रणवीर के पास अच्छा काम लिया, ये कैसे लिया. तो all the good things that we are looking at, which is of course which should be understood, but these are also people who have struggled. These are people who continue to struggle. उनका भी जो रियाज जो होता है वो बहुत सख्त होता है. This much I do know. I don't know कि डायरेक्टर का जब फंक्शन वो ले लेते हैं, जब डायरेक्टर का हैट पहनते हैं, तो क्या उनकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपन ज़रूर पूछेंगे. लेकिन I do know that as a writer, he and his partner Abhijat, they really go through the grind, man. I mean, जब उन्होंने बताया कि लगे रहो मुन्ना भाई, which got very well appreciated और काफ़ी सक्सेस वगैरह मिला, कि इतनी आसानी से ऐसा लगता है कि कितने आसान तरीके से ये कहानी अनफोल्ड हो रही है. तब उन्होंने बताया कि कम से कम उन्होंने 50 ड्राफ्ट किए थे, मतलब 50 बार उसको रीराइट किया था. और ये जो है वो हमको नज़र नहीं आता है. हमको वो खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे जो पसीना जो है खूबसूरती के पीछे, वो नहीं आता है नज़र. इनके भी संदेह होते हैं, डाउट्स होते हैं, डायलेमास होते हैं. आई वॉन्ट अस टू टच अपॉन दोज थिंग्स ऑल्सो. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टच अपॉन रिग्रेट्स. Today, if you were to make that particular thing, what is it that you would do differently? So have you grown? So let us try and look beyond the public profile of Rajkumar Hirani today also, by trying to tap somewhere into the person, into those spaces where that turmoil, that churning manthan jo hote rehta hai. Are we okay with that, Raju? Absolutely. मैंने first of all, thank you very much for being here. मुझे पता था कि मास्टर क्लासेस होते हैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट के, और पर मुझे ये नहीं पता था कि हर महीने होते हैं, और आज ये भी देखने के बाद समझ में आया इस पैशन के साथ होते हैं. मैं तो उड़ के आ गया. अब मेरा थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है कि यार ये तो बहुत लोग हैं यहाँ. सो बट या वी विल ट्राई एंड. मैंने अंजुम से अंदर ही पूछा कि क्या सवाल पूछने वाले हो. उन्होंने कहा कुछ अलग पूछेंगे. मैंने कहा डोंट स्टार्ट बाय आस्किंग अबाउट माय सेक्स लाइफ.
It's always good to start with a joke. ओके अब भैया राजू खुद कह रहे हैं कि भैया उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ होंगे, लेकिन अब देखा तो हमने ये कि जहाँ राजकुमार हिरानी होते हैं या उनका काम होता है, भीड़ तो वहाँ आ ही जाती है। भीड़ इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा ओके राजू, लेट्स विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट डाउन टू द मीट ऑफ द मैटर। द एम इज कि भैया मैरो में थोड़ा सा घुसा जाए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन फिल्म मेकिंग 101, मतलब बेसिक मास्टर क्लास में जो पूछा जाता है वो पूछ के देन वी विल गो इनटू द अदर मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आल्सो। एक तो ये मुझे बताइए कि ये all the films, all these 5 films that you have made, all of them, actually if you look at it into the heart of the thing, that contrary to a certain kind of emotional satisfaction that the film gives at the end, contrary also to, in contrast to rather, the kind of humor and a certain good feeling that emerges from your characters. If you actually look at the theme of each of those movies, they're very difficult themes. Munna Bhai MBBS, you're also talking about the heartlessness of the medical establishment. कि doctors have become insensitive, they don't treat patients like human beings with feelings. वो एक बड़ी delicate चीज़ है जो हर कोई सफ़र करता है। लगे रहो मुन्ना भाई also talks about असत्य and हिंसा जो आ गया है, what happened to Gandhi ji. Likewise also if you, Three Idiots, regimentation of the education system, all of us have suffered. Okay, and PK, God-men and the whole notion of blind faith, वो है. And of course Sanju, where it's a character who's in real life person who's a very difficult sort of profile, very difficult relationship that people have had with him. Terrorist है, ऐसा है, violent है, although. So first I want to ask you about the craft and treatment. I'm coming to second. First you tell me your choice of subjects. What is it that drives you to these subjects? And I want you to speak with whatever detail that you'd like. See, मैं जहाँ से आया, मैं नागपुर से आया, कोई फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शन नहीं था, फिल्म इंस्टीट्यूट गया, वहाँ से आया, 2-3 फिल्में मैंने एडिट करने की कोशिश की, आई हैड सम नॉट सो हैप्पी एक्सपीरियंसेस, फिर मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया। तो मुझे लगता है एक एडवांटेज ये हुआ कि मैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं था फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ। तो क्या होता है जब आप बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं लोगों के साथ, तो उनकी बातें आप सुनते रहते हैं कि सिनेमा ऐसा होता है, सिनेमा ऐसा होना चाहिए, ये सिनेमा चलता है, ये सिनेमा नहीं चलता है। हम कुछ अपने रूल्स बना लेते हैं जो हम फार्मूला फिल्म कहते हैं। किसी ने गाना स्विट्ज़रलैंड में शूट कर लिया, वो चल गया, तो लोगों को लगना कि अब हर फिल्म में स्विट्ज़रलैंड में एक गाना डालना ज़रूरी है, वो चलता है। तो चूंकि मैं इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था, तो मैंने कभी उस हिसाब से सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा मुझे फिल्म जो बनानी है वो मुझे अपने लिए बनानी है। अपने लिए मतलब? अपने लिए का मतलब ये है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो फिल्म जो मैं देखना चाहूँ, वो जो फिल्म मैं देखना चाहूँगा। नॉट नेसेसरली कि ये मैंने ये फिल्म 4 फिल्में देखी है उसका मैं कुछ निचोड़ करके करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि यार मैं लिखते लिखते जिस बात पे मुझे हंसी आ रही है मैं वो कहना चाहूँगा, मुझे लिखते लिखते जिस बात पे मैं इमोशनल हो रहा हूँ मैं वो कहना चाहूँगा। तो इनफैक्ट अभिजात और मैंने एक सिंपल सा, हमने ऐसे कुछ 8-10 चीज़ों की लिस्ट बनाई है। उसमें सबसे पहली तो नहीं, पर तीसरी लाइन पे ये लिखा हुआ है कि मेक द फिल्म ओनली फॉर योरसेल्फ। आप ऑडियंस के लिए मत बनाओ। हम डिसरिगार्ड नहीं कर रहे ऑडियंस को, क्योंकि आप भी ऑडियंस है जी। अगर हम प्री जज करने की कोशिश करेंगे कि ऑडियंस को ये अच्छा लगता है, तो हमारा फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि हम कैसे जज करेंगे कि इन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो एक NRI वहाँ बैठा है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, जज करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी सारी शुरुआत ऐसी हुई कि आई थिंक मुन्ना भाई में थोड़ा सा एक मेरा एंग्स्ट था उन दिनों। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए थे कि डॉक्टरों के साथ मेरा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता था यार कि उन्हें ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए। तो क्या होता है जिस वक्त आपका जो एंग्स्ट होता है वो शायद आपको सब्जेक्ट खींचता है, और अगर वो ना भी हो, अगर आप कोई नॉर्मल कहानी लिख रहे हो तो भी आपके अंदर जो होता है, जो आपने जो लाइफ में देखा वो निकल के शायद आ जाता है। तो मैंने एक्चुअली
कई बार मुझसे कहा जाता है कि आप हर फिल्म में मैसेज डालने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही फिल्म है जिसमें मैंने मैसेज डालने की कोशिश की, वो पीके थी, क्योंकि मैं गॉड और रिलीजन के बारे में कुछ बात करना चाहता था। बाकी सारी फिल्में मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि यार कुछ मजेदार फिल्म बनाएंगे, मगर उस जर्नी में लिखते लिखते आपके अंदर जो था उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड जो आपका एंग्स था वो शायद उसमें आ गया। तो इनफैक्ट मैं मजेदार बात बताता हूँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस जब बन गई, मैं डायरेक्टर का नाम नहीं लूँगा, बट पहला ट्रायल था एडलैब्स में उन दिनों फिल्म सिटी में। तो ट्रायल हुआ तो वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने आए, उन्होंने मेरे गले में हाथ डाला, बोला तूने क्या किया यार, पूरी पिक्चर पूरे गाने तूने बॉम्बे में निकाल दिए। तो मैंने कहा मतलब साहब गाने यहाँ थोड़ी शूट किए जाते हैं, गानों के लिए तो आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। दूसरा तूने एक्शन हीरो को लेके ये इस किस्म की ये फील गुड फिल्म बना दी, पागल है, और पूरी पिक्चर अस्पताल के अंदर है। दिस इज, मैं डर गया एक्चुअली से, मैंने कहा ये कहाँ से ये, तो ये बाद में जब फिल्म होगी तो मैंने कहा यार ये देखो रूल्स बने हुए हैं कि देखिए संजय दत्त एक्शन करता है तो आप उसको एक्शन में ही लीजिए, ये अस्पताल के अंदर नहीं बन सकती, कलर किधर है, कलर चाहिए होता है, कलरफुल लगना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हम लोगों ने बना लिए, तो मुझे आज लगता है अच्छा हुआ मुझे रूल्स नहीं पता थे, तो मुझे जो सही लगा मैं करता चला गया। तो ये आप कह रहे हैं कि ये पांचों सब्जेक्ट जो कहा जाता है इसको, सब्जेक्ट जो आपने चुने, यू नो, दिस वाज समवेयर दोस थिंग्स व्हिच वर बॉदरिंग यू, लाइक द एजुकेशन सिस्टम आई इमेजिन मस्ट बी बॉदरिंग यू। एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो इट हैपेंड कि शुरुआत ये सोच के नहीं की कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कमेंट करना है। शुरुआत जब की तो मुझे, क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में एक हॉस्टल में रहा था, वो लाइफ मैंने एक्सपीरियंस की थी और मुझे लगता था बड़ी मजेदार लाइफ है, जो वहाँ किस्से होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं। तो मैं एक फिल्म बनाना चाहता था फिल्म इंस्टीट्यूट की लाइफ के ऊपर, पर फिर मुझे लगा शायद वो उसके जो जोक्स हैं वो शायद सारे लोग ना समझ पाए, सिनेमा रिलेटेड जोक्स। फिर मुझे लगा एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर बनाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा यूनिवर्सल है। तो मैं एक हॉस्टल लाइफ के ऊपर फिल्म लिखने के प्रोसेस में निकला, मगर कहीं एक एंग्स था, एज आई सेड अगेन, कि यार ये एजुकेशन सिस्टम अजीब सा होता है। हम जब पढ़ रहे थे तो यही होता था कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, नहीं बनो तो फिर बीकॉम में जाओ, वो वहीं पे एडमिशन नहीं मिले तो फिर बीए करो। तो क्यों पढ़ रहे थे, क्यों करने जा रहे थे, इंटरेस्ट था नहीं था कुछ पता ही नहीं। तो आई थिंक वो बात आ गई उसके अंदर कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए शायद। तो आप स्क्रिप्ट करने जब निकलते हो, ओके, तो आमतौर से ये माना जाता है कि भैया आइडिया के बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज उस आइडिया के बेसिस पे ही आपकी कहानी निकलेगी, सारे सीक्वेंसेस निकलेंगे, हर सीन हर कहीं लाइन उस आइडिया से जुड़ी होती है, जिसको हम लोग आमतौर से शायद कहते हैं प्रेमिस कहते हैं, या उसका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो फॉर्मुलेशन होता है, क्या ये एडवांस में आप पहले ये फॉर्मुलेट कर लेते हो कि माई स्टोरी इज गोइंग टू बी अबाउट दिस क्लियरली एंड देन यू प्रोसीड टू राइट द स्टोरी, और डू यू डिस्कवर इट एज यू गो अलोंग? यूजुअली कोई एक थॉट होता है, वो एक थॉट एक सेंटेंस हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, या कोई एक इमेज हो सकती है जो आपको इंस्पायर करता है कि यार इस पे कुछ फिल्म बन सकती है, इस पे कुछ करना चाहिए। You mean example? लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस, इफ आई वाज टू से, उसका जो मेरा पहला ओरिजिन था, क्योंकि मैंने उन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मैंने बहुत डॉक्टरों से मिला था, फैमिली में कुछ लोग बीमार थे, तो और मेरे कुछ बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, तो आई न्यू दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ अ लिटिल करप्शन इन दैट सिस्टम, नॉट विद ऑल डॉक्टर्स बट विद सम डॉक्टर्स डेफिनेटली। तो मुझे वो वर्ल्ड बड़ा अमेजिंग लगता था। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो और मैं बीकॉम कर रहा था नागपुर में, तो मैं उनके साथ जाके वक्त देता था। तो मेरे माइंड में कुछ इमेजेस थे। एक इमेज था मेरे माइंड में कि मैं उनके साथ हॉस्टल में जाके रहता था, तो एक दिन मैंने देखा वो एक स्टूडेंट हॉस्टल में सिगरेट पी रहा है, और उसने ऐसे सिगरेट स्टफ किया, तो जो एस्ट्रे था उसका जो शेप था वो स्कल जैसे, अगर आप ह्यूमन स्कल को आधा काट दो तो स्कल जैसा था। तो मैंने कहा यार ये बड़ा कमाल का बनाया जिसने, तो कहते नहीं रियल स्कल है। वो एनाटॉमी लेक्चर्स के लिए वो लोग हैड टू बाय दैट, उसने काट के उसको, मैंने कहा यार ये कोई इंसान है जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन में एस्ट्रे बनूंगा। तो फिर
मैंने डिसेक्शन देखा था वहाँ पे, डिसेक्शन में देखता था the kind of jokes that would happen dissecting a male body and there's a guy standing there, there's a female here, the kind of jokes that would happen between them. I saw postmortem happening. तो ये मुझे लग रहा था कि ये एक for me the starting point of मुन्ना बॉयज कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है जो सिनेमा में लोगों ने देखा नहीं है, तो इस वर्ल्ड के साथ कुछ करना चाहिए. तो मैंने इनफैक्ट एक कहानी लिखी 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की, जो और मैंने फिर ये सारे जो मैंने देखा था वो सारे मैंने एनेक्डोट्स एक के पीछे लगा दिए. पर मैं जब भी उस कहानी को पढ़ता था फिर मुझे लगता था यार ये तो सिर्फ एनेक्डोट्स है, इसका स्पाइन किधर है, स्टोरी किधर जा रही है. और हमने भी सीखा, ऐसा कोई सिस्टमैटिकली सीखा नहीं, धीरे धीरे करते करते वी लर्न ऑन द जॉब. तो हर बार देखता था मुझे सीन्स पे हंसी आती थी, पर मैं पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं पढ़ पाता था क्योंकि कोई स्पाइन नहीं था उसको जोड़ने के लिए. फिर एक दिन मुझे एक थॉट आया, मेरा जो फर्स्ट थॉट था कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, भाई है एक्चुअली, नॉट इवन डॉन, लाइक देसी मुंबईया भाई है. उसके सर में जबरदस्त दर्द होता है, हेडेक होता है, परेशान हो जाता है हेडेक से. वो एक डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर देखता है उसको, कहता है यार ये तो सीवियर है, कुछ मे बी इट्स एन आई प्रॉब्लम, कुछ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लो. वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट दिखाता है, वो कहता है यार ये तो ठीक है पर थोड़ा प्रेशर है, आई थिंक एक स्कैन करवा लो, CT स्कैन करवा लो. वो उसके पास जाता है, वो स्कैन करवाते वहाँ भी कुछ नहीं. तो वो पूरा दिन भर बेचारा वो जर्नी ऐसा घूमता रहता है और ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या होगा, मैं मर जाऊँगा. सुबह जब उठता है तो सब ठीक हो चुका है. एंड देन ही रियलाइज ये था कुछ नहीं, उसको हैंगओवर, बहुत दारू पी ली थी, हैंगओवर हो गया था. मगर वो कहता है यार इस हैंगओवर से ये डॉक्टरों ने बड़े पैसे बनाए यार. मेरे एक हैंगओवर को 10 डॉक्टरों ने वॉच किया, ये टेस्ट हो गए, ऐसे पैसे बनाए. तो ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है. मेरे प्रोफेशन में प्रॉब्लम ये है कि मेरे प्रोफेशन में पैसा तो है मगर इज्जत नहीं है. इनके प्रोफेशन में पैसा भी है और इज्जत भी है, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. सो द ओरिजिनल थॉट वाज दिस. ज़ेनी थॉट. फिर वो मेडिकल में जाता है, हाउ ही गेट्स इनटू मेडिकल स्कूल, एंड आई एक्चुअली रोट अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म वेयर आई एक्चुअली यानी रियली टुक ऑन द डॉक्टर्स. फिर वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मैं कभी भी बीमार पड़ूंगा तो मैं ऑपरेशन थिएटर से लौटूंगा नहीं, यानी ऐसी स्क्रिप्ट अगर बन गई तो. फिर लोगों ने कहा यार बहुत हार्ड हिटिंग है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं. तो फिर उसको हमने चेंज करना शुरू किया. फिर मैंने कहा कि सपोज एक आदमी जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, फादर मदर चाहते थे कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, कि उसका फादर चाहता वो डॉक्टर बने और वो बन नहीं सकता, बॉम्बई में आके भाई बन गया है. और जब भी फादर आते हैं तो ड्रामा करता है कि अपने अड्डे को अस्पताल बना देता है और फादर थिंक्स कि ये अस्पताल है. फिर एक दिन वो भांडा फूट जाता है और तब वो डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए. तो कहानी की शुरुआत ऐसी होगी यार कि इंटरटेनिंग कहानी बनाते हैं, नया वर्ल्ड है, मगर जैसे जैसे लिखते गए तो जो अंदर से फील करते थे डॉक्टरों के अगेंस्ट, मैंने कहा कंपैशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है यार. आप पेशेंट डॉक्टर को आप डॉक्टर हंसे ही नहीं, आपको देख के ऐसा करते रहे तो आप और बीमार फील करना शुरू कर देते हो. एक डॉक्टर आपको हंसे और बोले कुछ नहीं यार तो आप वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो जो हम एक्सपीरियंस करते थे आई थिंक वो आता गया स्क्रिप्ट के अंदर. ओके. तो प्रोसेस अगर मैं ये खोजना चाहूँ इसके अंदर कि मुन्ना भाई से आपने एक कहीं ना कहीं जाके एक प्रोसेस बनाना शुरू किया. पहले एक स्पेस को लेके, एनेक्डोट्स को लेके चल रहे थे. देन यू सेड देयर इज अ स्पाइन, व्हाट अबाउट द फेलो हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर एंड अ फादर. सो यू डिस्कवर्ड कि द स्टोरी इज अबाउट दिस, बट बिकॉज द टेरिटरी is hospital, so these I can always bring that out, but it will be connected to. Correct. So then after that, then did you proceed in this systematic sort of way कि पहले spine ढूंढो? फिर थोड़ा सा आदमी सीखता गया, फिर अपने कुछ रूल्स बनाए अपने. तो अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि, और रूल तोड़ते भी ऐसा नहीं है, मैं आई थिंक रूल होते ही नहीं. मुझे नहीं लगता कि एक पॉइंट के बाद रूल, बहुत ज़्यादा रूल को स्ट्रांगली लेना चाहिए, पर कुछ रूल्स अगर हो तो उस जर्नी को आपको हेल्प हो जाती है. तो आज की तारीख में मैं मान के चलता हूँ कि यार हर कहानी एक किरदार की होती है जिसके साथ मेरी थोड़ी सी रीजनेबल सिंपैथी है, एम्पैथी है. उसके लाइफ में कुछ तकलीफ है, उसे कुछ चाहिए, उसे उसकी कोई वांट है, वो उसके इसमें निकलता है. उसके रास्ते में कुछ अड़चनें आती है, वो पा लेता है या नहीं पा लेता है. मगर वो हमारी एक छोटा सा फार्मूला अपने माइंड में कहीं पीछे रख लेता हूँ लिखते लिखते. मगर शुरुआत वैसे नहीं करते हैं. अब तो अभिजात के साथ काम करता हूँ, तो हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया कि
ये थॉट है कि फिर पीके के टाइम हम डिसाइड किया था कि हम गॉड और रिलीजन के बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो एक महीना तो हम कुछ लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं। हम बैठ जाएंगे दिन भर ऐसे बैठ के बातें करते रहेंगे, चलते रहेंगे, एक रिकॉर्डर रख लेते हैं और कुछ भी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट उसके माइंड में आया तो रिकॉर्ड कर लिया, कुछ मेरे माइंड में आया उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर शाम को जाके मैं एक लैपटॉप में एक थॉट फोल्डर होता है मेरा कि इस फिल्म से रिलेटेड थॉट है, उसको डाल देता हूँ। वो क्या होगा उसका पता नहीं, उसका सीन बनेगा या उसमें से कोई एक लाइन मिलेगी कल को, कुछ पता नहीं, उसको डालते जाओ अंदर। फिर ये बातचीत करते करते धीरे धीरे एक कुछ कैरेक्टर इमर्ज होने लगते हैं, फिर उसमें से कुछ एक स्टोरी लाइन इमर्ज होने लगती है। लाइक पीके की यात्रा अगर मैं बताऊं आपको, तो पीके जैसा मैंने कहा कि वो पहली फिल्म थी जो हम मान के चले कि यार ये हमको कुछ रिलीजन के बारे में और गॉड के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये सारी लड़ाई इसी की है कि हर आदमी हर रिलीजन कह रहा है मेरा माय गॉड इज बेस्ट, और ये कुछ कहना चाहिए। तो हमने जो पहला उसका प्रोटैगनिस्ट क्रिएट किया, वो क्रिएट किया है कि एक गाँव में एक रैशनलिस्ट है। वो रैशनलिस्ट है जिसका बिल्कुल, वो एथिस्ट है, उसका कोई विश्वास नहीं है किसी रिलीजन में, और वो जाके लोगों को समझा रहा है। तो उस रास्ते पे हम लोग चले 10-15 दिन, पर ऐसा लगा यार बड़ा बोरिंग है। रैशनलिस्ट है, वो बात कर रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। फिर एक थॉट आया कि अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको बचपन से उसका रिलीजन बताया नहीं गया हो, जिसको भगवान के बारे में बताया नहीं गया हो, क्योंकि हमको कैसे पता लगता है कि भगवान है, या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं? क्योंकि हम जिस परिवार में पैदा होते हैं बचपन से आपको सिखा दिया जाता है, चलो भैया आज चर्च जाना है, आज मस्जिद जाना है, आज मंदिर जाना है, ये पूजा करनी है, तो आपको रिलीजन कॉन्सेप्ट पता लगता है। हमने कहा अगर ऐसा कोई आदमी हो जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हमने कहा जैसे मोगली था जंगल बुक में, अगर कोई बच्चा हो जो जंगल में पैदा हुआ हो या उसको जंगल में छोड़ दिया गया हो, 20 साल के बाद वो जंगल से बाहर आए और वो देखे आके पूजा हो रही है, मंदिर हो रही है क्या, तो वो जानना चाहेगा कि ये है क्या। तो हमने उस कॉन्सेप्ट पे कुछ दिनों तक और काम किया। फिर मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है। फिर आई रिमेंबर अभिजात कॉल्ड मी वंस फ्रॉम यूएस, ही सेज यार अगर वो इसकी बजाय अगर वो एलियन हो, कि वो कोई अलग प्लैनेट से आए और उसको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा? वो ऑफेंसिव भी नहीं लगेगा बिल्कुल, कि वो किसी से पूछेगा तो हम एज अ फिल्म में किसी को ऑफेंड भी नहीं करेंगे कि यार आपका क्यों ऐसा होता है, वो क्यूरियोसिटी से जानना चाहता है। तो मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एलियन बना दो। फिर बात आई कि अब एलियन तो बन गया, पर जैसे मैंने कहा कि उसकी नीड क्या है, उसका हुक क्या है, कि वो हमको एंड तक क्यों रुकेंगे हम फिल्म के एंड तक। तो हमने कहा वो आता है, उसके पास एक डिवाइस है जिसकी वजह से वो वापस जा सकता है, वो डिवाइस ही खो जाता है। अब वो डिवाइस खो गया, अब वापस जा नहीं सकता, अब उसको अपना डिवाइस खोजना है, और जिसको डिवाइस खोजने के लिए हर आदमी कहता है भैया ये कहाँ मिलेगा, भगवान ही तेरी मदद कर सकता है। तो अब वो कहता है भगवान कौन है जो मेरी मदद कर सकता है, मैं भगवान को ढूंढूं। और उस जरिए से तो कहानी कुछ और है, मगर जरिया वो लेके हम फिर भगवान के ऊपर हम जो बात कहना चाहते थे, कमेंट करना चाहते थे, उस दायरे में चल के हम दिस इज see this is such a beautiful in that sense mix, okay, and I mean this, okay, I don't take scripting lightly as you know, कि एक तरफ से कहीं आप वो अपने आप को महसूस करते हैं जैसे कि वो एक नाव में है and they are in an ocean, he and his writer together, but somewhere there is a lighthouse, so you know okay what we are looking for is the shore, लेकिन the process of finding it they do not apply too many rules कि भैया वो compass लगा के navigate करके okay let us sort of go there at this speed. The point is that they allow themselves to discover the path keeping purely just the basic thing in mind, and वो basic चीज़ क्या है कि भैया एक कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी कहानी होनी चाहिए, वो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम इमोशनली रिलेट करते हैं, जिसके साथ एक एम्पैथी है, इवन इफ वी डिसएग्री विद द कैरेक्टर बट देयर इज एन एम्पैथी, वी कैन फील फॉर हिम। और दूसरी बात यह कि वो कैरेक्टर एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है जिसके अंदर उसको कुछ चाहिए लेकिन रास्ते में डिफिकल्टीज है, दैट्स इट, दिस बिकम्स योर एक्शन प्लॉटर। इसके जरिए आप दुनिया भर की बातें कह सकते हैं। जो इन्होंने उदाहरण जो दिया कि एलियन आता है तो उसको कुछ पता नहीं है, ओके दैट्स अ कैरेक्टर यू कैन रिलेट टू बिकॉज ही इज वल्नरेबल, कि भैया वो खोज रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या दुनिया है।
और उसका प्रॉब्लम क्या है, एक्शन प्लॉट क्या है कि एक भैया उसका वो खो गया है, वो क्या क्या बोलते थे उसको, उसका वो एक रिमोट डिवाइस है रिमोट डिवाइस, हाँ, जिससे वो बुलाता है, या स्पेसशिप को बुला सकता है। सो वो खो गया है और उसकी खोज में वो जाता है, एंड ही डिस्कवर्स द वर्ल्ड, ही डिस्कवर्स लाइफ, ही डिस्कवर्स ऑल द थिंग्स। एक गुंडा बनना चाहता है डॉक्टर, बिकॉज वो उसको लगता है इसमें इज्जत भी है, पैसा भी है, एंड ही डिस्कवर्स लाइफ in the whole process. So all your stories seem to be somewhere centered around this, that you give a halka sa action plot which becomes like a device for actually to say what you are really interested in that. Wonderful, because it contains the organic process as well as a certain broad principle, जो इसको रूल तो मैं नहीं कहूँगा। अब एक बात राजू यहाँ से निकल के आती है, and this is a question in many people's minds, okay, कि आपके जो शब्द आपने इस्तेमाल किया पहले, कि हर फिल्म में एक थोड़ा सा एक फील गुड फीलिंग आती है उसके अंदर। Perhaps you've been asked this also, but I want to probe this a little bit. इंसान जैसा होता है, okay, कहीं उसके ख्याल, उसकी आइडियोलॉजी, पर्सनल आइडियोलॉजी, इमोशनैलिटी वैसी होती है, तो जो आप कह रहे थे कि मैं पसंद करूंगा, देखना चाहूंगा, वैसे मैं लिखना चाहूंगा, etc. You like these things. But one also begins to explore the darker side of things, कि there are other dimensions also. अब आप प्रॉब्लम जो लेते हैं वो बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, which I have seen in throughout, okay, including in Sanju. Perhaps more starkly so. It's a character who does seem to have these kind of he has no intriguing ambition, he has no, in fact it's in contrast to what we were just talking. It's a character who has very dark dimensions, no ambition, who has no, and who's done things which you don't agree with. Okay, you might feel I would not have made those choices. Correct. In that sense. And yet there is a certain kind of deep empathy which actually turns into a very sympathetic approach to it. So eventually, even if we watch Sanju, okay, and I have to sort of tell you that I missed it in the cinema hall, but I saw it on student downloaded it, you know, so okay, that happens. You have to allow that. वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको उसकी बाद में एक स्टोरी सुनाऊंगा। So this I want to understand this, that every time the problem that the character is facing is a difficult and a serious problem. It's serious. Medical establishment, you know, Gandhi ji disappearing, all that, PK, everything is Three Idiots, everything is very serious. And yet there is a certain feel-good factor which comes in. Is this conscious? Does this happen because of the way in which your natural ideology is? In which case, what about Abhijat? Okay? Or do you feel that no, we are delivering something serious, I'd like to give it an enjoyable, amusing package? What is the thought behind this? See, जैसा मैंने कहा कि it's stemming completely from what I like to see. मेरे पास choice हो, तो I would like to see feel-good films, light-hearted films, human interest stories. तो लिखने भी जाते हैं तो वही होता है। अब जैसे those are not the only kind of films that you see. I'll tell you what, like Sanju's film, why I got attracted to that, कि as filmmakers we are greedy for content. तो संजू की जब मैंने कहानी पहले उससे फिर दूसरों से सुननी शुरू की, तो I got carried away with the anecdotes from his life. कि यार ये कमाल के एनेक्डोट्स बोल रहा है। इनफैक्ट वो आधे से ज़्यादा तो डाल ही नहीं पाया फिल्म में, बिकॉज इट रिलेटेड लॉट ऑफ पीपल एंड वांटेड टू, बट जब मैं उनके ये सुनता रहा, मैं कहा ये कमाल के एनेक्डोट्स है, ऐसा किसी की लाइफ में हो सकता है। तो मैंने अभिजात को बुलाया, मैंने कहा यार ये सुन ले। ही ऑल्सो सैट विथ मी, वी सैट विथ संजू, हर्ड इट। हमको उस टाइम भी पता नहीं था इसको हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, कि हाउ डू वी स्ट्रक्चर अगेन ग्रेट एनेक्डोट्स। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हम लोग एक महीना बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, उससे फायदा ये होता है कि अगर हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोरी लिखें कि ये कहानी ये कैरेक्टर से ऐसा होगा, तो फिर हम उसको एक फ्लो में डालते जाएंगे, फ्लो में कहानी चली तो जाएगी, मगर जो इंडिविजुअल सीन्स बनेंगे दे माइट नॉट बी एज इंटरेस्टिंग एज। सो समवेयर मुझसे कई बार कहा भी गया कि यार बड़े आपका हर सीन लगता है गैग है जैसे एक, तो आई डोंट नो वेदर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट और वेदर इट्स अ सिंग, पर मुझे लगता है कि हर सीन में चलो क्यों नहीं हंसे लोग, क्यों नहीं रोए लोग। तो संजू की कहानी के साथ ऐसा हो रहा था कि हर सीन में कुछ ना कुछ मुझे इंटरेस्टिंग मिल रहा था। फिर जब हम लिखने बैठे तो तकलीफ ये है कि अब इसकी कहानी में इस आदमी का, संजू का कोई एम्बिशन तो है ही नहीं। एक वांट जो होती है, कोई ना उसकी वांट है, ना कोई एस्पिरेशन है, ना कुछ ये है। तो हाउ डू यू टेक द स्टोरी ahead?
So then we created this whole thing of a present day want कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, जो अक्सर वो बोलता रहता था, वो हमसे बात करते हैं यार, मेरे को बहुत लोग अभी समझते हैं. तो we created a in the present time a want कि I'm a womanizer, I'm a drug addict, I'm सब कुछ, but I'm not a terrorist. और उसके ज़रिए फिर पीछे जा जाके हमने उसका करना शुरू किया. अब मैं पॉइंट ही बोल रहा था कि देखिए हर आदमी अपने नज़रिए से उस फिल्म को देख सकता है. संजू की फिल्म कोई चाहे तो सिर्फ उसका वो जो चैप्टर है कि उसने कैसे गन पाई और कैसे गन रखी और क्या डिस्ट्रॉय हुआ वो केस, वो पूरी एक कहानी अलग 3 घंटे की बन सकती है. पर मुझे लग रहा था कि वो सबको पता है उसने गन रखी. मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किया कि उनके फादर सन के बीच में क्या हो रहा था. उस घर में जब ऐसा एक बेटा हो जो ड्रग्स कर रहा है, जो गन रख रहा है, जो 24 घंटे इज ट्रबल फॉर द फैमिली, हाउ द फादर वॉज डीलिंग विथ, हाउ दैट फ्रेंड वॉज डीलिंग विथ, सो दैट अट्रैक्टेड मी. मैं एक अक्सर कहा कि कोई और फिल्म मेकर होता शायद उसको वो एंगल अट्रैक्ट करता कि मैं गन की कहानी सुनाऊं पूरी है किसको. Like I always keep saying, like when I saw Black Friday, I was completely blown by that film. तो मैंने कहा था अनुराग अगर ये कहानी सुनता तो उसको शायद वो उसका गन का स्टोरी ट्रैक करता, वो उसको कहानी को लेके आगे से निकल चलता. And he would make a great film. Like Anurag is, I really admire his work, so he would have made a great film with that. Somebody else would have wanted to sensationalize things. He would pick up Sanju's affairs. I have a library full of his bloody conversation of his affairs. तो वो बोलता यार इसके साथ भी ऐसा हुआ, इसके साथ भी ऐसा, पर मुझे लग रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा कि ये ड्रग्स की जिंदगी उसने कैसे झेली, उसमें से कैसे निकला. गन के साथ हुआ तो जो 23 साल उसका केस चला जहाँ उसे कहा गया कि वो एक टेररिस्ट है, उसके घर में आरडीएक्स का ट्रक था और वो एक फेक न्यूज़ था, वो मेरे को फैसिनेटिंग. और उसने बड़ा कैजुअली कह दिया, ये सारी कई बातें बड़ी कैजुअली उसने बता दी हमको. ही डिडंट इवन, अगर आप उस फिल्म को देखें तो उसका ओनली हीरोइक एक्ट ऑफ संजू इन दैट फिल्म इज व्हेन ही टोल्ड द लॉयर कि मैं अप्रूवर नहीं बनना चाहता. और उसने एक सेंटेंस में कहा था, देन माय डैड टोल्ड मी यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू आउट ऑफ दिस थिंग, अप्रूवर बन जा तो हो जाएगा, ऐसा बोल के निकल गया. मेरे पास 200 घंटे के, मैंने कहा ये यार दिस इज हीरोइक एक्ट, कैन वी मेक दिस इनटू द क्लाइमैक्स. अदरवाइज उसका कोई हीरोइक एक्ट नहीं है. अगर उस फिल्म का कोई हीरो है तो एक्चुअली दत्त साहब है और उसका दोस्त है. उनका एम्बिशन है, उनका मोटिवेशन है कि मैं अपने दोस्त को कैसे ठीक करूं, मैं इनको करूं. ये तो सो इट वाज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग. हम लिखने के बीच में मेरे को शूटिंग के दौरान लगा यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या पिक्चर बना रहा हूँ. और पहला जब एडिट बन भी गया, जब हमने लोगों को दिखाना शुरू किया, पीपल हेटेड हिम. पीपल सेड ये क्या है, कि क्यों इसकी हमको नहीं देखना है इसका यार, ये आई डोंट लाइक दिस मैन. बिकॉज आई वांटेड टू डू अ ट्रू स्टोरी. तो मैंने उसके तरफ कोई एम्पैथी क्रिएट ही नहीं की. मैंने कहा यार एम्पैथी नहीं करते हैं, इसको हम जो है वैसे दिखाते हैं. पर बाद में समझ में आया कि नहीं, थोड़ी हमारा हीरो है, थोड़ी एम्पैथी उसकी तरफ चाहिए. नहीं तो वो जो सीन है वेर ही ट्राइज टू किल हिमसेल्फ, विच ही हैड मेंशन्ड टू मी बट वी हैड नॉट पुट इन द फिल्म, सो दैट आई शॉट इट लेटर. मैंने कहा यार कि जब वो टीवी पे न्यूज़ देखता है कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, बच्चे देख रहे हैं टेररिस्ट बोला जा रहा है, तो दैट नाइट व्हेन ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ, दैट वाज अ सीन शॉट, इट वाज नॉट इन द ओरिजिनल स्क्रिप्ट. मैंने कहा यार शायद इससे थोड़ी सी एम्पैथी आई उस कैरेक्टर की तरफ. तो ही वाज अ कंप्लीटली, तो ही वाज लुकिंग लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट इन द फिल्म. एंड द इनिशियल टेस्ट रिएक्शंस वेयर नहीं यार आई डोंट लाइक दिस मैन. सो अब इट्स अ जर्नी, एवरी फिल्म इज अ जर्नी. कुछ ठीक होता है, कुछ नहीं होता है. आई स्टिल सी फ्लॉज इन द फिल्म, ऐसा नहीं है कि आई डोंट सी, बट फाइनली you try your best and you say okay, hope that our best is good enough. Raja, I'm going to push this point a little bit, okay, with you and see what you feel. कि in fact अगर अपन देखें कि बहुत सारे जो commentators जो हैं, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने reaction दिया, एक one criticism which kept coming at that. Nobody questioned the enjoyability of the film, but because you had taken a character, a real life person, and made it. कि ये empathy जिसकी आप बात कर रहे हो, empathy in fact it was full of sympathy for they felt that the storyteller's approach was that hardly at any point in the film do we really question his intentions, because each time it was either with good intentions that the bad choices were made, okay, like wo gun rakhna etc., or it was that he was a victim of certain pressures that he could not deal with. So the vulnerability factor was so constant that you never felt critical of the man's choices. You always felt protective about it. Arey bechara, ye wo. This I'm asking, is this your view of the man, or is it that you felt that this is how I want to tell the story?
that I will create so much empathy that you will completely support him in all what he does, and you will continue to feel protective about him. You will never hate him. No, it's not 100% true what you're saying. Ki that every point we've given a reason for him. When he goes and sleeps with his best friend's girlfriend, so there's no reason कि why he sleeps. वो सुबह बोलता है यार तू दारू पी के साला हो गया अब मुझे ही करना पड़ा. So that's not reason. That's not a good reason to say कि I slept with your. But the reaction of the friend was not as harsh as you would expect it to be, as serious. Where he also says, "I will also do that." नहीं वो तो चला जाता है छोड़ के दोस्त उसकी दोस्ती तोड़ के चला जाता है. In real life the same thing happened. He went away, and today in fact when I met him as part of my research, I met that guy. When I heard this story from Sanju and from others, I went to US, I met that guy who stays in there, और उसने मुझे रात भर बैठ के उसके बारे में बताना शुरू किया. उसने मुझे सारे किस्से बताए, barring this Pinky. So तब तक 2 दिनों मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई उसके साथ. तो मैंने कहा यार ये सब तो ठीक है, पर वो एक्चुअली पिंकी नहीं थी. That girlfriend used to like Tweety characters, but Tweety is a brand we couldn't use in the film, तो हमने चेंज किया. तो she used to like those Tweety T-shirts. Sylvester and Tweety वो वाला. वो Tweety वो छोटा bird, Disney canary और हाँ Fox character whatever. So तो उसने उसे कहा था मेरे लिए Tweety के कुछ ले आया, तो वो पूरी Tweety की दुकान ले आया था उसके लिए. तो मैंने उससे जब बात करा था मैंने कहा यार वो by the way what about the Tweety? तो कहता what Tweety? तो मैंने कहा देख यार मुझे पता है. He looked down. He said, bastard. He says, Salah, he did that. And next morning, you know what he's telling me? He's telling me, he took me out for breakfast. And he says, yeah, forget, she's not good. And next time, I don't like Tweety, get me Mickey Mouse. So he got mad. He left him. But unka kuch tha, bonding वापस आ गया. Or the other scene where he actually puts that pot. That's a true incident. He takes that bloody drug pot and puts it inside the girl he wants to marry. So there's no reason. I'm not defending his action. That's a terrible action which he's done. May I push it a bit? Yeah. Because what happens here is कि when he does that, जब वो करता है, बिल्कुल हमको लगता है कि भाई this is not on. You cannot do this. एक तो तू गया नहीं वहाँ रजिस्ट्रार में, तू नहीं कहा था कि शादी करनी है, और रुस्तम से उतरवा दिया वो उसको भेज के कमलेश को भेज के वगैरह. And you're doing that. And yet the other character, I mean the लड़की का नाम रूबी. रूबी का ये था कि उसको बोलना नहीं, क्योंकि वो सहन नहीं कर रहा है. वो तो रूबी की अच्छाई थी. I know, but I'm saying that her perception of him is कि वो सहन नहीं, मतलब वो इतना tender hearted है, वो इतना अच्छा है अंदर कि ये वो guilt से वो मर जाएगा उसको. That's what I'm trying to say, that there is a certain kind of bond that you seem to experience. I don't know about your relationship no, with it's him, but not, with the character. It's got nothing to do with my relation. Actually, I didn't need to make this film. I got carried away because मुझे लगा interesting. मैं कुछ और भी बना सकता था. मैं मुन्ना भाई बना सकता था sequel. I could have made a 3D sequel. I could have done anything. I got carried away and देखिए क्या होता है ना. Let me tell you a story which happened with Baman Nirani in my first film. We were shooting for Munna Bhai MBBS, and वो बमन का एक पहला सीन है जिसमें he has to come and address the students. उनका वो anatomy hall है, he is the dean of this college, और वो आके address करता है students को. तो स्क्रिप्ट में एक डायलॉग था कि ओके आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सब हाउ मेनी ऑफ यू लव योर पेशेंट्स. तो सब लोग हाथ उठाते हैं और ये कहता है कि आई डोंट लव माई पेशेंट्स. हाँ, he says because if you love your patients you will get emotionally attached with them, then you won't be able to operate on them. ये स्क्रिप्ट में इतना इस डिटेल में नहीं था. जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे उस हॉल में बमन के साथ, one day before the shoot, he added some lines to it. इसलिए मैं ऐसे करूँ, मैं अपना हाथ उठाऊंगा ऐसे और कहूँगा कि देखो मेरे हाथ शेक नहीं हो रहे, but if I have to operate on my daughter, my hands will shake. So I don't need to be emotionally attached with my patient. मैंने कहा यार बमन, what you're saying is you're making a very strong point. You know, मेरा हीरो वीक हो जाएगा क्योंकि वो आपको बात करने वाला है कि यार डॉक्टर तो इम्पैशनेट होते हैं. तो बमन ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही. He says वो तेरे लिए हीरो है, मेरे लिए थोड़ी हीरो है. मैं अपनी लाइफ का मैं हीरो हूँ. कोई आदमी विलन नहीं होता. He says मैं तो हीरो हूँ ना, मैं थोड़ी मान के चल रहा हूँ कि मैं विलन हूँ, मैं खराब ही आदमी हूँ यार. He says every character of yours is a hero. From his own point of view, he's a hero. So even a small character, किसी का अगर मर्डर भी कर देगा, he will justify that murder. कि मैं ये कोई actually villain नहीं होता.
उसके कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं, हम फिर उसको सिनेमा में बहुत ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, हम ग्रेस शायद कई बार नहीं देखते हैं। तो मेरा खुद का अपना परसेप्शन संजू के साथ ये था कि ये सब उल्टी सीधी हरकतें करता है, यू नो, स्लीप विद दिस थिंग, उसने ये सारे काम किए, मगर वो नहीं है, वो बुरा आदमी नहीं है, ये मेरा खुद का विश्वास था। और मुझे नहीं लगा कि मैं उसको, अरे यार मैं उसकी फिल्म बना रहा हूँ, कोई दोस्त है, एक्चुअली मेरा वो दोस्त भी, आई वुड से कि इज नॉट, उसके फ्रेंड हुआ, यू नो, आई टेल यू स्टोरीज की, जब मैंने भली 2 फिल्में की हैं उसके साथ, मोना भाई, बट आई स्टिल थॉट हिज फ्रेंड्स में संजय गुप्ता, महेश मांजरेकर, ये सारे दोस्त थे, उनका एक ग्रुप था, आई नेवर पार्टीड विथ हिम, एंड व्हेन दोस पीपल समटाइम्स वुड कम ऑन द शूट, I suddenly would see them, they're talking about drinking and about women, and Sanju would feel very awkward in my presence and walk out of that place. So I actually don't even think I was his close friend. I was just fascinated and blown with the story, and I put out what I felt about him. क्या I felt कि उसके अंदर एक innocence है, एक बदमाशी है, वो करता है पर किसी को harm नहीं करता है. He's not the kind of a guy who picked up that gun and but he scared people with that gun, not fired one shot at one gun. उसने एक mistake की. और अच्छा, then finally also have to base it on something. अब उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो क्लियरली कहता है कि ये रीजन से उसने गन उठाई, चाहे वो उसका कन्फेशन हो, पर ये रीजन है, तो आई एम बेसिंग इट ऑन दैट जजमेंट. आई कैंट मेक माई ओन असेसमेंट कि नहीं यार वो तो गन किसी और रीजन से उठाई उसने और हम कुछ कर रहे, तो फाइनली यू हैव टू, तो लाइक मुझ पे ये काफी, एक तो क्योंकि हमने मीडिया को थोड़ा सा एक उनके ऊपर एक टिप्पणी की, तो एक वर्ड आ गया है अभी यूनिवर्स में जिसे कहा जा रहा है व्हाइट वॉश, तो मैं जहाँ जाता हूँ यार आप उसको व्हाइट वॉश कर रहे हो, तो मैं चुप रहा, मैंने कहा यार अभी इसको बोलूंगा तो और बातें लिखी जाएगी. पर फिर एक दिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले कोई जर्नलिस्ट मिल गया, उन्होंने मुझसे पूछा सर आपने क्यों व्हाइट वॉश किया, तो मैंने कहा आप मुझे बताइए मैंने क्या व्हाइट वॉश किया, आपके हिसाब से संजू का क्राइम क्या था. और मैंने कहा मैं संजू को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म को डिफेंड कर रहा हूँ, अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए संजू का क्राइम क्या था लाइफ में. कहते सर उन्होंने गन रखी. मैंने कहा बिल्कुल, और मैंने पिक्चर में दिखाया गन रखी, आप तो बोल रहे गन रखी, मैंने तो ये भी दिखाया कि उसने गन डिस्ट्रॉय की, उसने बुलेट्स ले जाके पानी में फेंकवाई, बाप को झूठ बोला कि मैंने गन रखी, उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद लेके आया, मैंने दिखाया कितने ड्रग किए उसने, मैंने दिखाया उसने वो पॉट डाल दिया अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ हो गया, तो मैंने किधर व्हाइट वॉश किया भाई. करेक्ट है. देखो एक डिस्टिंक्शन व्हिच आई एम ग्लैड दैट वी हैव कम टू दिस बिकॉज़ दिस इज अ मास्टर क्लास, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस पॉइंट कि बायोपिक जो होता है ना वो बायोग्राफी नहीं होती है. बायोग्राफी इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पर्सन's लाइफ. Biopic is the story of that character. It's the story of Sanjay Dutt's life. If I'm writing a biopic on you, it's the story of Raju Hiran. So in which case I also have to make sure that my interpretation of your character is what will carry. I am not concerned. You know, 5 different directors will believe in that person differently. और मैं तो कहता हूँ ये जिंदा है. इनफैक्ट मुझसे किसी ने कहा अरे आप उनकी बायोपिक बना रहे हो, जिंदा है. मैंने कहा यार जिंदा है तो शायद ज़्यादा ऑथेंटिक बनेगा, मरने के बाद तो मुझे दूसरों से कहानी सुननी पड़ेगी, वो मुझे पता नहीं कितनी सच होगी कितनी नहीं होगी. So it is this which I was wanting to hear. Okay, there is an interpretation that you have, and that's how. So it's not, you're not concerned with that. You're concerned with how you see it. और आप कुछ शायद उसके अंदर बातें देखते हो जो शायद खुद भी ना देखे वो. So which is why there was a movie called Erin Brockovich, if you remember, and Susanna Grant wrote it, and this came out of a discussion that we were having once at Sundance, and she said अजीब बात ये है कि जब मैं किसी की कहानी लिखने जाती हूँ, चाहे वो फिक्टिशियस कैरेक्टर हो या रियल कैरेक्टर हो, और एरिन ब्रोकोविच तो रियल कैरेक्टर थी, तो वो तो जिंदा भी थी जब ये लिख रही थी. She said मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि इस कैरेक्टर को, और इन दिस केस इस पर्सन को, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ. तो ऐसे ये तो फिर थोड़ी ट्रिकी बात होगी, बिकॉज वो पर्सन बोलेगा बोलिए तू ऐसे कैसे बोल सकते, आई नो माई सेल्फ बेटर. शी सेज नो, बिकॉज आई एम एक्सट्रैक्टिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम दैट, एंड दैट कैरेक्टर जो खूबियां मैंने देखी, दैट आई समटाइम्स नो विच शी डजंट नो. एंड आई फेल्ट यार ये अच्छा हो सकता है, बट सिर्फ थियोरेटिकली मैं मान सकता था. और अभी इनफैक्ट आई हैव जस्ट फिनिश स्क्रिप्टिंग राकेश शर्मा जो कॉस्मोनॉट्स जो है, जो फिल्म बन रही है, शाहरुख इज डूइंग, तो वो महेश मथाई इज डायरेक्टिंग इट. तो उस टाइम पे मुझे वो एहसास हुआ कि कई अंदरूनी बातें जो मुझे दिखती है उसमें शायद राकेश को ना दिखे, बट इन द डिस्कशन इफ आई से कि भैया ऐसा सिचुएशन अगर हुआ होता आपकी जिंदगी में तो क्या आप ऐसा रिएक्ट करते,
He said, हाँ मैं ऐसा react करता है. That is what I'm catching. Yeah. He said, yeah, but I would not have formulated it that way. But I agree with what you're saying. That Vishwas, which is what I felt that you're you completely also because went by. एक तो you're trying to compress somebody's full life into those 2.5 hours. तो उसमें आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कहीं आपको डेफिनेटली ड्रामेटाइज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर ऐसे करना पड़ता है. आप कोई भी बायोपिक उठा के देख लीजिए. एक बार अभिजा ट्राई टू रिसर्च दिस, लाइक गांधी इज़ माई फेवरेट बायोपिक, एटनबरोज गांधी, और पता नहीं कितने बार देखी. तो उसमें जो सीन है जब वो साउथ अफ्रीका में जाके वो जला देते हैं, साउथ अफ्रीका में जब वो पेपर्स जला दिए जाते हैं, और वो बड़ा ड्रामेटिक सीन है. अब आई हैव रेड गांधी बट अभिजात हैज रेड आई थिंक मोस्ट पॉसिबल बुक्स ऑन हिम. वो कहता है यार मैंने सब बुक में मेरे को वो एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है कि उस ढंग से पेपर जलाया गया था. वो कुछ हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे या फाड़ देंगे, पर वैसा जैसा सिनेमा में दिखाया गया नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स हैव जंप्ड इन टाइम स्पैन, आगे पीछे हुआ है. तो कई चीजें इस किस्म की होती है टू कंट्रोल. Zero Dark 30, apparently that character, that main girl's character doesn't exist. It's a culmination of 20 characters who gave information about Osama bin Laden. So, but cinema के लिए आपको you have to finally compress and make it into one character. So these kind of things do happen. That's the story of गांधी में. बहुत वो नत्थू का कैरेक्टर तो था ही नहीं. There was no such person कि वो फिर के खाओ, I don't want your blood on my hands. There was no such thing. But it had to bring out Gandhi's wisdom and compassion. कि now do this for the atonement. तो वो बात निकल के आएगी, तो देख, which is perfectly fine. That was Attenborough's Bollywood influence. एक बात कहानी के बारे में पूछूंगा, and then we will go to your directorial craft. कि लगभग सारी फिल्मों में this father-son relationship has occupied quite an important and a very sensitive position each time. I mean, clearly दिखता है मुन्ना भाई में तो of course. लगे रहो में, it is like a father-son relationship that he develops with Gandhi. Gandhi is a mentor father of his. Okay. संजू में very clearly कि emotional anchor जो आपने दिया है वो यही दिया है कि भैया अगर कोई एक लाइन में पूछे किसकी कहानी है, it's Sanjay Dutt and his father. That is his relationship with his father. Okay, etc. पीके में बहुत खुलकर वो नहीं आ रहा है, but somewhere maybe the God thing you use, but I'm not sort of touching upon that so much. And in so is there a particular fascination you have with that? Does that occupy something in your life? Yeah. See, I never noticed it, but somebody else also earlier pointed this out to me कि आपके साथ इसमें फादर सन का एक इक्वेशन होता है. तो इट्स गोइंग बैक टू जो मैंने पहले कहा कि आप वही बनाते हो जो आपको खुद को अच्छा लगता है. तो ये भी कई बार कहा था हर डायरेक्टर कुछ पॉइंट के बाद एक जैसी फिल्म बनाने लगते हैं, वो भी होता है. तो आई थिंक आई हैव सम फैसिनेशन फॉर फादर सन स्टोरीज, क्योंकि मेरे लाइफ में आई हैव हैड my father has been a huge influence on me because I used to look up at him as one guy who fought his battles with straight honesty and एक पागलपन था, एक ये था. I had a great relationship with me as I grew up. We had fights with each other also, but there was huge affection. So कई मेरे लाइफ के किस्से हैं जो एक्चुअली फिल्मों में भी आ गए हैं. लाइक मुन्ना भाई MBBS में सबसे पहली फिल्म में वो जब फिल्म लिख दी गई तो दत्त साहब वॉज डूइंग दैट फिल्म आफ्टर ही वॉज कमिंग बैक टू डू अ फिल्म आफ्टर 16 years आई थिंक. सो शूट होने का वक्त आ गया और दत्त साहब फेल्ट, उन्होंने हाँ तो कर दिया था कि चलो मैं कर रहा हूँ, पर बाद में लगा यार मुझे मेरा कोई सीन ही नहीं है यार, कोई ग्रेट सीन है ही नहीं मेरा कुछ, जैसे इंट्रोडक्शन होता है. तो ही कॉल्ड अप विनोद टू टेल हिम दैट हाँ कि यार मेरा कोई ये नहीं है. तो विनोद कॉल्ड मी, यार मुझे एक सीन डाल दे. मैंने कहा सर पर कहाँ, अभी फ्लो में कुछ है ही नहीं, जगह नहीं है, डाल दे यार, वो नहीं करेंगे, कुछ हो रहा है. अब ये प्रेशर्स कभी कभी होते हैं. तो मैं सोचता रहा क्या करूँ. तो उसमें फिर फाइनली एक वो जो सीन, जो पहला सीन है, दत्त साहब ट्रेन से उतरते हैं और एक जेब कतरा उनकी जेब काट लेता है और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पब्लिक नवाज, दैट्स नवाज एक्चुअली, या so and that time we didn't realize this, but I remember definitely जब वो नवाज ने काम किया था और उसमें उसको मारना था और लोगों ने उसको वाकई मारा और उसने इतना अच्छा किया. मैंने कहा नवाज क्या काम किया तूने यार, तू क्या ग्रेट एक्टर है. बट इन माई हेड ऑल्सो आई नेवर थॉट कि दिस मैन विल बिकम द नवाज ही इज टुडे. फैंटास्टिक. सो
तो उसका हाथ पकड़ते हैं वो, और फिर पब्लिक उसको मारने लगती है। तो दत्त साहब फिर उसको बचाते हैं एक्चुअली, कहते हैं यार तू बचा के अब उसको लेके जाते हैं, कहते हैं सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इनसे रो। और तो दैट एक्चुअली केम फ्रॉम अ रियल लाइफ इंसिडेंट माई लाइफ। आई वॉज अ यंग किड, माई डैड यूज्ड टू रन अ टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन। तो एक दिन रायपुर से एक कोई बंदा आया उनके पास, अच्छा, और एक वहाँ बड़ा कम्युनिटी फीलिंग होता था, सिंधी फैमिली है, तो एक सिंधी बंदा आया और कहता है मेरे जेब कट गई मेरी, और मैं कुछ शॉपिंग के लाया हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है, तो मुझे 2000 रुपये आप दे दीजिए और मैं जाते ही लौटा दूंगा। डिसेंट लुकिंग गाय, और 2000 रुपये काफ़ी होते थे उन दिनों में। पर डैड को लगा यार अपना ही बंदा है, कोई अपने जैसा अच्छा दिख रहा है, दे देगा उसको। 2000 रुपये दे दिए। शाम को ये किस्सा बैठ के वो घर में फैमिली को बता रहे थे, तो हमारे कुछ कजन्स वगैरह थे, उसमें से एक लॉयर थे, कहते वो तो मेरे पास भी आया था। फिर तीसरे से पता लगा तो मेरे पास भी आया था, और कुछ लोगों ने दिए कुछ लोगों ने नहीं दिए। तो समझ में आ गया कि वो कोई चीट करके गया। सो ही, अब रेस्ट ऑफ देम डिडंट नो व्हाट टू डू, बट माय डैड बीइंग अ अपराइट मैन, he got up at 5 in the morning, which he rarely used to do, and he said वहाँ पे यार ये कहीं रहा होगा, और छोटा सा शहर था, ये 3-4 लॉजेस थे, होटल भी कोई नहीं था वहाँ पे। तो ये कहता यहीं कहीं तो रहा होगा वो, अगर बाहर से आया एक्चुअली। तो सुबह हर लॉज में गए कि कोई, और डिस्क्राइब किया कि शक्ल का कोई आदमी है, और वो दूसरे तीसरे लॉज में बंदा कहीं मिल गया उसको। बोले हाँ यही रहता है। उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के घर पे लेके आए, और बोले तूने क्यों किया ऐसा? तू समझता है तुम नाम खराब, कम्युनिटी का नाम खराब होता है यार, ऐसा तुमको चाहिए था, कुछ प्रॉब्लम बोल देता है, ऐसा ऐसे ही चीट करना अच्छा नहीं लगता। बहुत समझाया उसको, समझा तो दिया, फिर उसके बाद समझ में नहीं आया कि अब इसका करे क्या, इसको पुलिस में दे, उनको पुलिस में दे, उसको जेल हो जाएगी, वो नहीं चाहते थे। तो उन दिनों को सिंधी पंचायत सी हुआ करती थी, बड़े एमिनेंट जो लोग होते थे उस शहर के, वो बैठते थे, बोले यार यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि दूसरों के भी इसने पैसे चुराए, अब लेट देम डिसाइड व्हाट टू डू विद हिम। तो पकड़ के उसको वहाँ ले गए, तो मैं भी उनके साथ गया, छोटा सा था। तो वहाँ लेके गए और उन्होंने कहा कि देखो इसने ऐसा है, इनका भी पैसा चुराया, इनका भी किया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनका क्या करना। अब उस जो कम्युनिटी में बैठे थे, कोई एक ट्रांसपोर्टर था, कोई इंश्योरेंस का धंधा करता था, कोई किसी का सिनेमा हॉल था, उस किस्म के प्रोमिनेंट लोग थे शहर के। तो उसमें से एक जो था बंदा खड़ा हो गया, उसने उसे पकड़ा और एक चांटा जमाया, गिव मी बिग वन। तो डैड सेड अरे मार क्यों रहे यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तुमसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं। हाँ, सो मैं इसलिए नहीं लाया हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूँ, पुलिस में दूँ तो ये होगा कि कुछ तुम लोग सोल्यूशन निकालो कि पैसे भी लौटा दे और ये कुछ करके। बोले आप छोड़ के जाओ, हिरानी साहब आप छोड़ के जाओ, हम देते हैं। दरादर मारने लगे। तो नाउ माई मेमोरी ऑफ हिम एज अ किड इज ही गॉट इन बिटवीन, he took him aside, he took him in behind, and then he addressed those 5 guys sitting there, and he's telling the thief who stolen his money, he says ये देखो ये जो 5 लोग बैठे हैं ना, ये सारे चोर हैं। कोई इंश्योरेंस की चोरी करता है, कोई पेट्रोल पंप में वो अपना कुछ वो केरोसिन मिला के बेचता है, कोई कहीं और से पैसे बनाता है, मगर ये बड़े एमिनेंट इस किस्म की चोरी करते हैं, पकड़े नहीं जाते। तुम बेवकूफ़ चोर हो, बनना है तो ऐसे बनना, ये जो तुम कर रहे हो ना। Then it took him, कार दिया मेरे में, ओल्ड वॉक्सवैगन का, उसमें गाड़ी में बैठाया, लेके स्टेशन गए, टिकट खरीद के दिया और बोले जा अब आइंदा से ऐसा मत करना, करके छोड़ दिया और वापस मत आना। हाँ। So I guess and there are many stories like this. I have some funny stories of him. So I guess somewhere when you are influenced with certain stories, those things keep coming back. और अभी ज़्यादा मैं अक्सर ही बात करते हैं कि अगर आप लाइफ से ट्रिगर्स लो तो वो सीन बड़े रियल से बनते हैं। तो हम लोगों ने कई बार कोशिश ये की कि लाइफ से हमेशा कई सीन्स को, उसने कुछ कहानी सुनी, मैंने कुछ कहानी सुनी, उसको तोड़ मरोड़ के कोई एक नई कहानी बना दी और उससे सीन किए, तो ऐसे लगता है कि यार ये देखा नहीं है, नहीं तो ऐसा लगता है हाँ ये तो देखा था उस फिल्म में, हाँ ये तो कहीं पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर प्लेजराइज करना ही है तो जिंदगी से प्लेजराइज करो, फ्री है, अवेलेबल है, कोई केस वेस नहीं होगा। एक बात बताइए कि अभिजात तो चलो मानो पूरा राइटर है आपके साथ, वो तो डायरेक्शन में नहीं आता है, लेकिन आप तो वंस योर राइटिंग इज ओवर देन यू बिकम अ डायरेक्टर। कोई एक आपको एहसास है, आर यू एबल टू पॉइंट आउट कि ये राइटिंग स्टेज चल रही है, एट विच स्टेज does the director take over? You feel that now these 2 drafts or these drafts are now being written for the
director, because this is how I want to shoot it, so that it starts being tailored to your directorial vision. Yeah. Does that happen, or does it happen from the beginning? See what happens कि जैसे मैंने कहा हम लोग पहले बात करते हैं, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीन्स ले लेते हैं, वो कुछ 5 सीन ले लेता है, मैं कुछ 5 सीन ले लेता हूँ, लिखते हैं, फिर हम एक्सचेंज करते हैं, फिर एक दूसरे के सीन्स पे काम करते हैं, इस ढंग से लिखते जाते हैं. फिर एक वक्त आता है कि अच्छा जो मैं अपने खुद के सीन लिख रहा हूँ तो मैं विजुअली ऑब्वियसली एज ए डायरेक्टर भी सोच के लिख रहा हूँ, तो मेरे विजुअल डिस्क्रिप्शंस एज ए डायरेक्टर बहुत सारे आने लगते हैं. कुछ जो अभिजात ने लिखे वो फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैं उसको फिर थोड़ा एक डायरेक्टर की नज़र से देख के मैं उसको सोचता हूँ अच्छा लोकेशन में कैसे होगा, कौन कहाँ से आएगा, क्या आएगा, वो विजुअली करने लगता हूँ. और हम लोग का प्रोसेस आई थिंक रुकता नहीं है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि आप कहाँ रोक देते हो, कब कहते हो कि ख़त्म हो गया. मैं कहता हूँ ख़त्म होता ही नहीं है एक्चुअली. आई थिंक राइटिंग यू हैव टू अबैंडन ऑन द डे ऑफ रिलीज, कि अब नहीं लिख सकते भाई. और अभिजात तो वहाँ भी अबैंडन नहीं करता है. आई मैनी इंसिडेंट्स इवन इन दिस फिल्म और इन पीके, वो ख़त्म हो गई, फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद उसे कुछ यार ये वॉइस ओवर हमने ऐसे क्यों लिखा, अगर हम ये लिखते तो ज़्यादा हंसी आती. मैंने कहा बहुत अच्छा है यार, चलो अभी कहीं और यूज़ करेंगे. नहीं पर अभी DVD तो रिलीज नहीं हुआ है ना, उसमें तो डाल सकते हैं. He doesn't give up only. So मैं तो actually we don't put a break to the script ever कि saying कि ये ख़त्म हो गई. But एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब we are ready to shoot. अब ये आ गया है, ये अब हम इससे हम शूट कर सकते हैं. वो शूट करने निकल पड़ते हैं और वो कई ड्राफ्ट्स के बाद आता है कि मैं बिल्कुल नहीं अनप्रिपेयर्ड जाने नहीं चाहता हूँ. मैं बहुत प्रिपेयर होके जाता हूँ. स्क्रिप्ट हो जाए उसके बाद लोकेशन पे जाके हर फ्रॉम द कैमरामैन डाउन टू द रिकॉर्डिस्ट टू सबको 10-10 बार खुद नरेट करके सुनाता हूँ ताकि हम सब एक जैसा देखें. नहीं तो ये अक्सर हो सकता है कि हर आदमी अलग कहानी बना रहा हो, हर आदमी के जहन में एक अलग कहानी चल सकती है. तो जितना सब एक पेज पे आ जाए, फिर वहाँ जाके शॉर्ट ब्रेकडाउन पहले से कई बार कर लेते हैं, फिर जाते हैं शूट करने. मगर ओपन भी रखते हैं कि अगर, क्योंकि सिनेमा इज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. ये मान के चलना कि नहीं जो मैंने सोच लिया वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं है. एक्चुअली हर आदमी, कैमरामैन विल कम अप विद अ ग्रेट एडवाइस, एक्टर विल कम अप विद अ ग्रेट एडवाइस. और एज अ डायरेक्टर आपका काम है कि यार ग्रेट एडवाइस आ रहा है तो बिल्कुल उसको हाथ से जाने मत दो. गलत आ रहा है तो उससे बच के भी रहो कि यार कई बार एक्साइटमेंट में कोई बोलता है ये भी होना चाहिए तो उससे बच के रहो. मगर जो मिल रहा है उसको क्यों छोड़ो. तो वो प्रोसेस. और क्या होता है क्योंकि आप खुद लिख रहे हो, एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अंदर वो स्क्रिप्ट इतना सबमर्ज हो जाता है कि फिर उसमें डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता. आपको किसी ने सजेशन दिया तो अब 1 सेकंड में आपको उसका इम्प्लीकेशन समझ में आ जाता है कि यहाँ अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा. और ये बहुत अच्छा एडवाइस है, कर दो. लाइक इसी फिल्म में संजू में आई विल गिव यू न एग्जाम्पल. वो जो सीन है वो कमली जो करता है कि टाइगर है तू, रोर, ये स्क्रिप्ट में नहीं था. This was not in the script, which has now become this thing. So वो सबसे पहली बार किया गया जब इस पिंकी वाले सीन में वो पिंकी आ जाती है, वो ये दारू पी के सो जाता है, रणबीर अंदर जाता है, उसको उठाता है और बोलता है उठ उठ, यू नो शी इज़ देयर. तो वहाँ कुछ डायलॉग्स थे नहीं ज़्यादा, तो मगर ऐसा रणबीर फेल्ट कि मुझे कुछ बोलना चाहिए यार, कुछ बोलना चाहिए. तो आई थिंक रणबीर ओनली सेड इट, टाइगर है तू, हाँ चल कम ऑन गेट अप, टाइगर है तू. वो पहली बार वहाँ बोला गया इन द वन ऑफ द अर्लियर शेड्यूल्स. उसके बाद ये उसको जब छोड़ के जा रहा है हाँ वो टैक्सी में, तो मैंने कहा यार अगर इसको यहाँ यूज़ किया जाए, हम लोग और अभिजात और हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हमने कहा यार यहाँ अब ये इमोशनल मोमेंट इसको थोड़ा मिल्क करना चाहिए. वो सिर्फ छोड़ के चला जाएगा कुछ नहीं, वी शुड मिल्क इट, ही शुड, रणबीर शुड वांट टू स्टॉप हिम. तो ये हमने टाइगर वाला मोमेंट फिर यहाँ डाला कि कहता है यार तू जा, आई नो मेरी वजह से तेरे को हो रहा है, तू जा, डोंट वरी, मैं नहीं कांटेक्ट करूँगा, टाइगर है तू, कम ऑन रोर. और उसके बाद हमने उसको बिगिनिंग में डाला कि ये कमली बोलता है, और उसके बाद हमने एंड तक उसको इंटीग्रेट किया फिल्म में. तो दिस हैपेंड मच लेटर आफ्टर द स्क्रिप्ट वाज रिटन. सो अगर कोई एडवाइस आ जाता है ग्रेट आपको लगता है, तो आई थिंक वी शुड बी ओपन टू यूज इट ऑल द टाइम. ये आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब, आगे वाले सवाल का जवाब दे दिया कि भैया एवरी टेक्नीशियन is a storyteller actually, held together by the script. And while there is
वन शुड हैव अ डायरेक्टोरियल विजन, लेकिन हर आदमी अपना एक क्राफ्ट का विजन लेके आता है, एंड इफ दैट एक्चुअली एनहांसेस द स्टोरी इम्पैक्ट, देन द डायरेक्टर्स ईगो शुड नॉट कम इन द वे। नहीं, मैंने ऐसा सोचा था, मेरा विजन नहीं नहीं ये नहीं है। नहीं, वो आई थिंक many of them दैट्स do द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, well, many of your colleagues do very stupid things. क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही होने वाला है। आप ही बना रही कमाल की फिल्म बनाई, उनको थोड़ी पता किसने आइडिया दिया था। ईगो इज द एनिमी ना, because सेट पे लगता है कि भैया उसने बेहतर सजेशन दिया, मैंने सोचा नहीं था। कंप्लीटली ओपन टू सजेशन, एंड इट इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। आज का ये इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्ट जो आप अकेले नहीं, आप पेंटर थोड़ी हो अकेले बैठ के कर रहे हो, आपको सबका ही हैज टू अंडरस्टैंड, तभी वो कैमरामैन वैसा लाइट अप करेगा, तभी वो और वो माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ता है कि एक सबकी आवाज होनी चाहिए। एक असिस्टेंट शुड हैव अ वॉइस, ही शुड हैव कि यार मैं आके बोल सकता हूँ। तो आई एक्चुअली इंकरेज क्रिटिसिज्म मोर देन प्रेज इन द ऑफिस। मैं स्क्रिप्ट भी सुनाता हूँ, बोलता हूँ बताओ कमियां निकालो। तो एवरीबडी हैज अ राइट टू कमेंट से कि यार ये ठीक है, ये ठीक नहीं लगा। आपको कमियां पता लगेगी तभी आप उसको बेटर कर सकोगे। आप सुबह से बैठ जाओ कि जी आप बोलो जी क्या मैंने जी बहुत कमाल का काम किया आज तक, तो वहीं तक रह जाएगा आपका कमाल का काम। सो यू हैव टू इंकरेज। या ऑल्सो ये कि हर अपार्ट फ्रॉम उनका सजेशन जो स्क्रिप्ट पे आए, लेकिन वो कैमरा के जरिए, वो साउंड के जरिए वो कहानी बोल रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। प्रोडक्शन डिजाइनर माइट से कि भैया ये इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो कैरेक्टर की ये बात निकल के आ रही जो आप चाह रहे हैं स्क्रिप्ट, बिकॉज दे आर स्किल्ड इन देयर ओन वे टुवर्ड्स यूजिंग देयर क्राफ्ट टू टेल योर स्टोरी। तो वो तो आप ही का काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, हर आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप एक कॉस्ट्यूम आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कर रहा है। वो पिंक और पिंकी का सीन था। अब रियल लाइफ में ये नहीं हुआ था कि वो पिंक नाइट सूट पहन के बैठा हुआ था। हमने कहा इसको, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कहा कि पिंक कपड़े पहना दें इसको, अच्छा लगेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। और अगले दिन जब वो दत्त साहब का वो हो रहा है उसमें भी वो नाइट सूट पहन के जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग विच एड अप टू योर ह्यूमर, टू योर इमोशन, एवरीथिंग। सो हर आदमी एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑल्सो ये क्लियरली देखा जाता है कि हर सीन का जो पोटेंशियल जो होता है लगभग पूरा आप निचोड़ लेते हो। You rarely, so I think the rewriting which you must be doing, and each one of them sort of, no, not enough, dig deeper, no, not enough, dig deeper. वो देखते हैं कि आप पूरे तरीके से उसको, am I right? Fully what you said, you fully make sure that your aim is कि in the final draft maximum milking should take place. Yeah, मैं actually बहुत, yeah, I'm very scared to go on the sets with a script which I feel कि यार ये सीन ठीक नहीं लग रहा है। यू ट्राई योर बेस्ट। कई बार होता है कि बेस्ट गुड इनफ नहीं होता, पर फिर हमको लगता है यार हमारा टैलेंट शायद इतना ही था, पर वो नहीं हो तो बहुत अनीज होता है। तो हम ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट करते रहते हैं। तो पता नहीं कितने ड्राफ्ट्स में चली जाती है बात। और वो एक छोटा सा, कई बार मैंने बात की है कोई LCD प्रिंसिपल की। हमने एक छोटा सा अपने लिए रूल बनाया है कि वी कॉल इट द LCD प्रिंसिपल, कि कोशिश करो कि हर सीन में या तो लाफ हो, या तो कहीं एक क्राई हो, या ड्रामा हो। और हर सीन को एक गैग जैसा ही करो। आपका एक्सपोजिशन छुपाओ, सब कुछ छुपाओ करो, मगर कोशिश ये करो कि हर सीन में कुछ तो आ जाए, थोड़ा हंस ले या रोले या थोड़ा ड्रामा आ जाए। तो में से एक बात, हाँ, इट्स नॉट ईजी टू डू, क्योंकि कई बार इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कैरेक्टर्स की, कई बार ऐसा लगता है लिंक, तो कोशिश करते हैं कि लिंक सीन ना हो। लिंक सीन को हम कैसे छुपाएं, कई बार लिंक करना पड़ता है, पर वो लिंक सीन बोरिंग होते हैं मुझे लगता है। तो the link scene also should be a story moment. Story moment, it should be dramatizing something. अच्छा, अभी एक बात बताइए, आपने कहा कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। सीधा आप नागपुर, वहाँ से सीधा FTI होते हुए आप आए, एंड देयर ऑल्सो वो कुछ जमा नहीं आपके एक्सपीरियंसेस, तो आप एड्स में निकल गए। तो आपका nonetheless you're a big lover of cinema, I imagine, particularly popular cinema, mainstream cinema, good well-made popular films. Who have been your influences, your inspirations? Whose cinema do you believe that you have somewhere learnt from, imbibed from? So actually, unlike what you just said, actually I watch, मैं बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, हाँ, चाहता हूँ कि बहुत देखूँ, पर अभी नहीं। I'm saying नहीं, उन दिनों में भी, हाँ, कॉलेज दिनों में बहुत देखा, पर कॉलेज दिनों में आई वाज इन नागपुर, तो एक्सपोजर सिर्फ हिंदी सिनेमा था, और कोई सिनेमा होता नहीं था। वो इंग्लिश फिल्म आती थी तो वही आती थी जो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हिट हो जाती थी, टिपिकल कमर्शियल। तो मुझे लगता है पहली इंग्लिश फिल्म मैंने देखी थी वो टावरिंग इन्फर्नो। सो उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पहुँचता नहीं था। तो बाकी हिंदी सिनेमा तो सब देखते थे, बट आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड
was I would love ऋषिकेश मुखर्जी kind of films, बासु चंद्र का film, गुलजार साहब की फिल्में, मनमोहन देसाई भी बहुत अच्छा लगता था। और हम अब नाम नहीं लेने से उसको बहुत खराब फिल्में भी जाके देखते थे, और फिर कॉलेज में जाके बड़ी तारीफ करते थे उस खराब फिल्मों की, यार माइंड ही साला कमाल की होगी, ताकि वो लोग कुछ लोग और जाके देख लें उन फिल्मों को, फिर आके हमसे झगड़ा करें। तो फिर इंस्टीट्यूट में जब गया तो देन यू गॉट एक्सपोज टू पीपल लाइक गुरुदत्त, क्यासिफ, महबूब खान, ये सब फिर इंस्टीट्यूट में जाके ये सिनेमा देखा। पर उसके पहले आई वुड स्टिल से आई लाइक दो सिंपल स्टोरीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स व्हाट ऋषिदा मेड। But institute में जाके आपने फिर you must have seen world cinema, you must have seen Ghatak, Yeah. you must have seen various other people who took a rather underside or a darker view of Yeah. the human condition. Yeah. Did you see those films there at all? या सो भी उन दिनों क्या था, फिल्में ऐसे तो नहीं, आज इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आज तो लोग डीवीडीज के वजह से, इन सब के वजह से लैपटॉप पे अपने बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। दोनों ये सब थिएटर में ही देखते थे हम लोग, और वो फिल्में देखते थे जो फिल्म आर्काइव में होती थी। तो आर्काइव हैड मोस्टली यूरोपियन सिनेमा, हॉलीवुड वाज हार्डली वेरी फ्यू फिल्म्स। तो उसमें से कुछ डेफिनेटली अच्छा सिनेमा होता था, पर कुछ बहुत बोरिंग सिनेमा होता था, यू आस्क मी, एटलीस्ट मेरी नज़रों में। तो एक हम लोग का एक छोटा सा अलग सा सर्किल सा बन गया था, जिसमें श्रीराम राघवन मेरे बैच में थे। तो हम कुछ लोग थे, कहते थे यार पक गए यार, ये नहीं देख सकते, अभी हमको हिंदी देखना है। और वहाँ हिंदी, देयर वाज अ डिसडेन टुवर्ड्स हिंदी सिनेमा की, ये ऑफ कोर्स यू नो इट, अभी थिंग्स आई डोंट नो वेदर डिफरेंट नाउ। नहीं यार नहीं यार, ये क्या हिंदी का सिनेमा होता है। तो हम लोग ने फिर आर्काइव से बात की, और हर संडे को निकाल के हम लोग कुछ हिंदी फिल्में देख लिया करते थे। और उसी दौरान आई गॉट एक्सपोज टू प्यासा, और मैंने प्यासा देख के आई स्टिल रिमेंबर द अमाउंट आई क्राइड व्हेन आई सॉ दैट। तो वो सब देखा, मगर हाँ फनी किस्से होते थे। एक फिल्म थी, फिल्म एप्रिसिएशन क्लास में एक दिन एक फिल्म दिखाई गई, गोदात फिल्म, वीकेंड, इट वाज कॉल्ड वीकेंड, और आई माइट बी रॉन्ग इन द नेम, बट इट वाज अबाउट दिस, एक वीकेंड है और सब लोग शहर से निकल के हाईवे पे जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो गया, और वो पूरी फिल्म उस ट्रैफिक जाम के अंदर थी कि कॉन्वर्जेशन और वो। तो वो क्लास में फिल्म दिखाई गई, 15 मिनट से ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, तो मैं निकल के आ गया। फिर नोटिस लगा कि एक हफ्ते बाद फिर से वो शाम को स्क्रीन की जा रही है, और बड़ा इंसिस्ट किया गया कि प्लीज़ देखना। मैंने कहा यार शायद मैंने कुछ मिस किया हो, मैं देखता हूँ। तो मैं गया देखने वीकेंड फिर से। इस बार 20 मिनट से आगे नहीं देख पाया। मैंने कहा 5 मिनट और देखूं, शायद कुछ प्लॉट पॉइंट आ जाएगा। कुछ नहीं, और ट्रैफिक जाम है, वो ये बात कर रहा है, फिर उस कार में जाते हैं वहाँ वो कुछ बात कर रहा है, फिर इस कार में जाते हैं वहाँ कुछ बात हो रही है, और ट्रैफिक जाम। मैंने कहा हो क्या रहा है यार, और बात भी नहीं, कुछ ड्रामा नहीं है, कुछ चल रहा है। फिर एक हफ्ते के बाद फिर से वो फिल्म दिखाई गई। मैंने कहा यार, और इंसिस्ट किया कि देखो। मैंने कहा अब नहीं देख सकते, मैं गया नहीं देखने। फिर जब फिल्म एप्रिसिएशन का पेपर हुआ तो उसमें एक ही सवाल पूछा गया था, एनालाइज वीकेंड। तब मुझे समझ में आया 3 दफा क्यों दिखाई गई कि अब आप कह नहीं सकते कि आपने देखी नहीं, हमने आपको बोला देखनी है। अब मैं मर गया यार, अब क्या करें, अब ये तो देखी नहीं है, क्या किया जाए। और चक्कर ये था कि उन दोनों, वो एक छोटी सी स्कॉलरशिप होती थी जो मुझे लाइफ में पहली बार मिली थी नागपुर में। तो बीकॉम चांस ही नहीं था, इंस्टीट्यूट में आने के मिलने लगे थे। तो वो पैसे का लालच था कि यार मार्क्स ठीक नहीं आए तो वो स्कॉलरशिप जाने का चांस है, अब करूं क्या। देखा भी नहीं है। तो उठ के आ गया बाहर चाय पी। इंस्टीट्यूट का माहौल अच्छा है, जैसे आप जानते हैं कि बाहर बैठ के चाय पी सकते हो, कुछ कर सकते हो। सोच रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार मुझे प्रॉब्लम है गोदार्थ से। ब्रेथलेस, ऑफ कोर्स आई लव ब्रेथलेस, इज अ ग्रेट फिल्म। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आती यार। मैंने कहा जाके मैं लिख देता हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। मैं अंदर गया, आई रिमेंबर द फर्स्ट सेंटेंस आई रोट, I said, I think Godard is rightfully called the bastard of cinema. Oh, seriously? I wrote that. You wrote that? Sentence, yeah. कहीं पढ़ा था मैंने उसको ऐसा। I said, मैं यार वो जंप करता है कंटिन्यूटी में, मुझे समझ में नहीं आता। वो ऐसा करता है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये करता है, जितनी 15 मिनट देखी थी उसका थोड़ा सा मेंशन कर दिया, फिर किसी और फिल्म का मेंशन कर दिया, जो अच्छा लगा था ब्रेथलेस वो थोड़ा कर दिया, कुछ कर आके मैं आ गया। एंड मिस्टर छाबरिया, सुरेश छाबरिया वॉज द फिल्म एप्रिसिएशन टीचर, बट ही वॉज आई थिंक अ लिबरल माइंडेड मैन एंड अ गुड प्रोफेसर। तो उन्होंने मुझे
ए तो नहीं दिया, पर मुझे बी देके उन्होंने मुझे पास कर दिया जरूर। तो स्कॉलरशिप बची क्यों? स्कॉलरशिप बच गई मेरी। बच गई। Okay, listen, we can go on and also get into anecdotes and chit chats. लेकिन I'm sure आपके जहन में भी सवाल है, तो आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो एक गुजारिश है आप सभी लोगों से कि सवाल पूछिएगा, और जितना आप शॉर्ट रखोगे उतना दूसरों को मौका मिलेगा। प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं इफ्तिताह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ऐसे मेरे चहीते डायरेक्टर से आज बहुरूप मुलाकात होगी। मेरा सवाल इतना ही है सर, इनकी हर फिल्म में जब भी मैं इनके शूटिंग्स में दूर से देखा करता था, और बातचीत ये होती थी कि ये लॉफ मतलब हंसी, मतलब इनके चेहरे पे कभी भी वो नहीं रहता है, वो कैसे मेंटेन कर सकते थे एज अ डायरेक्टर? मैं ऑन स्क्रीन बहुत खराब एक्टर हूँ, आपने देखी होगी एक फेवर कॉल पर। मैं ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको यूनिट को खुश रखना है तो आपको कॉन्स्टेंटली हंसते हुए रहना पड़ेगा। आप हंसते हुए नहीं रहेंगे तो आप दुखी रहोगे, तो आपको देख के आपका यूनिट दुखी हो जाएगा और फिर कुछ काम नहीं होने वाला है। Hi sir, my name is Agastya Chandra. I'm from Actor Prepares. My question to you is that since you worked with such amazing actors like Sunil, Sanjay Dutt, Aamir Khan and Ranbir Kapoor, I would like to know how do they approach their character, like what kind of work do they do, and how do their work differ from each other? Like what new do they bring to the table, and yeah, just how do they approach their characters differently? Yeah. So see, every actor comes with his own way of preparing for his role. And as a director, I think it's very important to adapt to their system of working. I can't impose my system of working on them, because then I will dislodge them from. So this I learned very early, that if I tell Sanjay Dutt that we have to rehearse for a week, he will give me a look. Rehearse? So it's impossible to seek rehearsals from him. His strength is, I realized that I give him 2 pages of dialogues and ऐसा वैसा देखेगा, ऐसा रख देगा, but he's memorized it. He's got a tremendous memory. He will look very disinterested, but he's listening. And on the set, you give him the exact instructions and he'll do that. But if I make him rehearse, he'll lose that spontaneity which he has. When you come to Aamir, Aamir loves to get into the role. He wants to start preparing from 6 months in advance, and which for a director is the best thing to happen. So does Ranbir. तो उससे क्या होता है कि at least you are sure when you're going on the sets, you're not waiting for any surprises. You know कि ये हम rehearse कर चुके हैं, ना हमको इससे better ही करना है. Like I've seen Aamir, what he does, he likes to make he says first I want to make the lines I have to speak my own. And those lines should become such a part of my system that while I'm performing, I don't have to struggle for those words. So वो क्या करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट ही होती है, मगर वो स्क्रिप्ट को लेके अपना खुद एक डायरी लेते हैं, अपने आप पेन से लेके वो डायलॉग्स को बोलते बोलते अपने आप खुद लिखते हैं. He says, when I write it myself, I am able to memorize it better. Fantastic. And it becomes, like especially in PK, we're doing the Bhojpuri sing, so he would sit and many times write it himself continuously. So when his lines become his own, then he's able to forget about those lines and perform. And with Aamir, you would have huge amount of discussions over the character, which is fantastic. With Ranbir was complete joy to work with on this film. रणबीर का अप्रोच ये है कि वो आपको पता ही नहीं चलने देता कि वो कुछ उसका कोई प्रोसेस है. उसके साथ पता ही नहीं लगता. He's so humble. And he started living in my office. I would land up and I didn't even know he's coming. I said, why are you here? No, I'm here. वो बैठ जाएगा असिस्टेंट के साथ, वो बैठ जाएगा ऐसे, और वो इतना ह्यूमिलिटी से ऐसे कुछ सवाल पूछेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे वो कुछ पूछ रहा है. But he's absorbing, constantly he's absorbing. One day I saw on his phone, he had put all images of Sanjay Dutt from 80s. This is the way he looked in 80s, this is the way he spoke in 80s, this is the way he looked in 90s. So if you see even in the film, so there was a method to his, that Sanjay Dutt developed the mannerisms he has of walking like that is only when he made his body in the 90s. In the 80s phase when he did Rocky and the other films, he didn't have that body and there was no mannerism in his style. When he got those muscles, that walk came. And that's the way he's played it. In fact, a lot of people told me, yaar, wo 80s mein lag nahi raha. I said, no, if you watch his films 80s, and Sanjay was like this, he had no mannerisms. So there was in-depth
thing he had done, then he'll depend on you. He says, अच्छा मैं कर रहा हूँ, आप कहीं ज़्यादा जा रहा हूँ तो मुझे बताओ, कम जा रहा हूँ तो मुझे बताओ. Then there's another actor I love to work with is Baman Irani. His process is also very very interesting. वो तो बहुत involved हो कि he wants to go into that situation. Like when he was playing a सरदारजी इन लगेरो मुन्ना भाई, फर्स्ट तो ही सेड यार पहले मुझे इंग्लिश बोलता था, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तूने मुझे एमबीबीएस में हिंदी बोलवाई, अब बैरली मैंने हिंदी सीखी, अब तू बोल रहा है पंजाबी बोल. तो बट ही वेंट एंड सैट इन व्हाट इज द ग्रांट रोड में, वो सब ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, वहाँ पे एक दुकान में जाके वो 15 दिन बैठा और वहाँ उस सरदारजियों को ऑब्जर्व करता था, उनके मैनरिज्म सीखता था. शाम को he would also go and have a drink with them in a bar. One day he called me at 11th at night. He says, यार please come save me. These guys are wonderful people. मगर इतनी पिला दी है मैं घर नहीं पहुँच जा सकता. I'm sitting in Sion in this one bar. Just come and save me. And he will come and surprise you. I have seen him वो एक दिन वैसा मेकअप करके आ गया, and it took me some time to recognize him. But with all of them, there's huge amount of conversations actually. Lot of conversations. And like talking of Arshad Varsi, with Arshad Varsi I discovered that if you give him a scene and you say the lines as they are written, which was on my first day of shoot, I discovered I gave him the lines and he said something else. I said, Arshad, पर ये lines नहीं है, lines ये हैं. He said, हाँ. So then he started saying the lines as they were written in the script, and he was not sounding half as good he did it in the first take, because he has this habit of taking those lines and saying it in a way which makes it real. Like हम लोग real life में जब बात करते हैं तो हम लोग फंबल करते हैं, हम लोग एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, हम स्क्रिप्ट जैसा एकदम स्मूथली नहीं बोलते हैं. तो वो उसको वैसा एक फील देने के लिए वो सेंटेंसेस को तोड़ मरोड़ करके अपनी भाषा में कुछ बोल देता है. So then I felt कि यार I can't force him to speak as it's written in the script. The best thing is to adapt to his style, keep a hawk's eye that the gist of what I want is being said. The joke is not getting lost, the emotion is not getting lost. So I said, let him be like that. So basically, every actor comes with his own set of this thing. You see their strengths and you adapt to their style. नमस्ते सर, मेरा नाम अक्षय और मैं एक्टर प्रिपेयर से हूँ. मैं जानना चाहता था एज एन एक्टर कि कुछ इमोशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ एक्टर्स के लिए एक्सप्रेस करने मुश्किल होते हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और कोई भी पास्ट मेमोरी समथिंग लाइक दैट. तो जब कोई एक शॉट में, एक सीन में एक इमोशन की नेसेसिटी है और वो नहीं आ रहा, तो वो एक्टर अपने अंदर स्पाइक कैसे करे या एक डायरेक्टर उस इमोशन को स्पाइक कैसे करे? व्हाट इज दैट जस्ट दैट स्पाइक्स दैट इमोशन इन एन एक्टर? अरे बाप रे, ये इसका जवाब एक्चुअली कोई एक्टर वुड बी द राइट पर्सन टू डू इट. कि अंदर नहीं आ रहा है तो आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हाउ दे do it. Forget from the actor's point of view, but is there anything that you do to jog them? I mean, if you can give an example. Yeah. इधर नहीं मिल रहा था सुर और आपने क्या कोशिश की? So see, पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक्टर को एक्ट करके मत दिखाओ. सबसे पहले कि कई डायरेक्टर को होता है कि यार उसको एक्ट करके दिखा दो, तो मैं कहता हूँ एक्ट करके नहीं दिखाओ, क्योंकि अगर आप एक्ट करके दिखाओगे तो वो मिमिक करने लगेगा, आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा और फिर हर एक्टर एक ही जैसा करेगा, उसकी स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी. तो पहले मैं वो कोशिश नहीं करता हूँ कि वो करूँ. पर कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दो कि यार ये थोड़ा सा बिना बोले हुए इस सुर में पकड़ के ऐसे डायलॉग बोलना है या ऐसे करके करना है, वो बोल दो. पर रही बात इमोशन की, इट इज या इट हैपेंस समटाइम्स कि वो नहीं आ रहा है टीयर. नाउ इनफैक्ट लॉट ऑफ एक्टर्स, इनफैक्ट रणबीर इज सरप्राइज्ड मेनी टाइम्स बाय मेनी सीन्स वेयर ही हैड टू क्राई. आई डोंट नो हाउ ही इज टाइम्ड इट. कहता नहीं मैं ग्लिसरीन नहीं लगाऊंगा, और उसने टेक किया है, वो 40 सेकंड 50 सेकंड शॉट चल रहा है, करेक्ट पॉइंट पे आके उसका टीयर आया है. आई आस्क्ड हिम हाउ ही डज इट. ही सेज नो, मैं कुछ आई एम एबल टू कंट्रोल माय टीयर ग्लैंड्स, आई डोंट नो क्या कैसे करता है, पर वो कर लेता है. पर अगर नहीं आ रहा है एक पॉइंट के बाद, देन यू से ठीक है यार लगा लो अब ग्लिसरीन, इमोशन के लिए नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, फाइनली यू हैव टू एक्ट. तो वो होता है कई बार कि यू कीप ट्राइंग. सो देयर हैज बीन इंस्टेंसेस वेयर इट हैज नॉट वर्कड, दैट डे इट्स नॉट वर्कड, देन यू से ओके स्टार्ट अफ्रेश, थोड़ा सा छोड़ दो, अगले दिन करेंगे उसको. फिर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना पड़ता है कि जो बेस्ट मिला. फिर कई बार आप एज एन एडिटर आपकी मदद आती है. मैंने ये चीज़ नोटिस की कि कई बार अगर एक एक्टर एक इमोशनल लाइन कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके चेहरे पे रहने से आपको इमोशन आएगा. कई बार दूसरे के चेहरे पे रहने से बहुत ज़्यादा इमोशन आता है कि उसके लाइन्स पे
दूसरा एक्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा इमोशन आता है. और सिंस यू आस्क्ड एन एग्जांपल, इट हैपेंड, आई रिमेंबर नाउ. लगे रहो मुन्ना भाई में एक सीन है जब संजू स्लैप्स अरशद और गांधी जी उसको कहते हैं कि यार झापड़ मारना आसान है, माफ़ी मांगना मुश्किल है, जाके माफ़ी मांगो उससे अब. तो संजू गोज टू अपोलोजाइज और उन्होंने जेटी बनाई थी, उस पर जेटी पे जाके उससे माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं यार मैं तेरे तूने मैं इंजर्ड होता था तो मुझे अपने यहाँ सुला के बात करता था, कुछ चाइनीज़ खाने की बात करता है यार, तूने मेरे लिए बनाया था. सो दे वर वेरी मशी लाइन्स लाइक दैट. एंड व्हेन संजू सेड इट, पर मेरे माइंड में एक था कि यार मैं ऐसे कुछ देखना चाहता हूँ, हो ही नहीं रहा था. बहुत टेक्स पे टेक्स किए, बट आई वॉज नॉट फीलिंग इमोशनल. वी ट्राइड आवर बेस्ट. Then went to Arshad. I said, Arshad, cry a little more on these lines. And Arshad did a fantastic job actually. आप कभी जाके उस सीन को देखिएगा. Actually, I'm more on Arshad than I'm on Sanju in that scene. And it's the same emotion I got. क्योंकि वो एक्टर बोल रहा है कि तूने मेरे लिए क्या किया और ये उससे इमोशनल हो रहा है, अरे यार तू क्यों बोल रहा है ऐसा, मत बोल मेरे लिए. तो वैसे आ गया. So I think as a director you have to find different tools to finally make your scene work. So कई बार वो एडिटिंग से आ जाता है, कई बार परफॉर्मेंस से आ जाता है, कई बार म्यूजिक से आ जाता है. वो बमन आज तक मेरी बैंड बजाता है. एक सीन पर, एक सीन में मैंने उसे कह दिया था he had to come to the camera and Which film? अगेन लगे रहो मुन्ना भाई, where he's sending मुन्ना to गोवा, कि तू कहता है वो तू बुड्ढों को गोवा ले जा. हाँ, और उसका प्लान है कि मैं इसका घर ले लूँगा यहाँ पे. तो he has to walk towards the camera and I told him कि तेरे चेहरे में वो एक्सप्रेशन होना चाहिए कि शिट तू कुछ प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ प्लान कर रहा है. और एज एन ऑडियंस आई शुड नो कि ये बेवकूफ़ बना रहा है इनको. वो पीछे बैठा है कैरेक्टर, उसको पता नहीं है. तो बमन करता गया और मैं कह रहा यार बमन आ नहीं रहा एक्सप्रेशन, यार दाढ़ी की वजह से नहीं दिख रहा है क्या, तू थीम कर रहा है, आ नहीं रहा है. और उन दिनों 35 में शूट करते थे तो मॉनिटर्स भी ऐसे होते थे कि वो धुंधला सा दिखता था. 1 टेक 2 टेक 8-10 टेक हो गए. और ही इज ट्राइंग हार्ड, ऐसे कर करके पूरा कर रहा है. मैंने कहा आ ही नहीं रहा है. फाइनली एट वन पॉइंट आई टोल्ड बमन, ठीक है बमन, आई थिंक वो 8 वाला ठीक है एंड आई विल एनहांस इट बाय म्यूजिक, मैं म्यूजिक डाल दूंगा तेरा कुछ. मैं वैसे कैजुअली बोल के निकल गया. और बाद में देखा मैंने रशिस में, उसने अच्छा किया था, वहाँ उतना नहीं दिख रहा था, पर उसको बात 6 महीने बाद उसको याद रही. तो साले तूने एक एक्टर को क्या बोला, तूने रियलाइज किया तूने बहुत खराब काम किया, मैं म्यूजिक से संभाल लूंगा. Compelling script called "तू है मेरा Sunday" few years back in Delhi, but it was hardly released with 50 screens. So what are the politics of the performance of this release of the movies? देखिए उसको कुछ यानी वी रियली कांट, इट्स अ स्टूडियो कॉल, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर कॉल, फाइनली व्हाट दे बिलीव इन, फाइनली व्हाट दे डोंट बिलीव इन. और फिल्म जाती है, कई बार होता है छोटा सा रिलीज भी होता है, लोगों को पसंद आ जाती है तो अपने आप फिर बड़ी भी हो जाती है. कई बार बड़ा रिलीज होता है, वो कुछ नहीं होता, उसका छोटा भी हो जाता है. तो ये एंड सम फिल्म्स माइट बी लॉस्ट. इस गेम में ये होता भी होगा कि कुछ अच्छी फिल्में खो गई, पर कोई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमको लगा अच्छी थी यार, मगर वो एक्चुअली लोगों को शायद ना पसंद आई. कई रीजन, पर्सनल टेस्ट होते हैं, पर्सनल चॉइसेस होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज. आई डोंट थिंक दिस एनी पॉलिटिक्स. फाइनली हु इज रिलीजिंग इट, द थिएटर इज रिलीजिंग, उसका भी एक कॉस्ट है, उसका भी एक ये है, वो चाहता है उसके थिएटर भरने लगेंगे, वो सबसे बड़ी फिल्म निकाल के उसको बड़ी स्क्रीन दे देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. Hello sir, this is Hiti Rangnani. I'm a Sindhi, a fellow Sindhi, and I was nostalgic with your anecdotes. I'm an author also, and which is why my question pertains to PK. During today's conversation, you mentioned about your specific interest in milking scenes and themes. So I felt that with PK, while you addressed religion and godmen, I felt there was much more that could be milked with respect to spirituality. And because it's a very vast subject, so I wanted to know your thoughts on whether you'll have a sequel. And in fact, I want to mention that it was at the time of PK that I embarked my own journey and I authored a book thanks to that time that I was going through. Oh, what's it called? It's called Lost and Found in Ranthambore. Is it about spirituality? It's a fiction with a theme of spirituality. Like you said, it has a spine of spirituality, but it's a universal concept. It's a young lost boy who's lost in the jungles of Ranthambore, and there he faces a tiger attack, and it's a one night spent over there, and the kind of revelation he experiences. So it has mystery, humor, joy. I feel it's a Rajkumar Hirani film. So, yeah, you're right. Actually, religion is such a vast subject that I was constantly battling in that film, because if you ask me to talk about religion, I can actually sit for the whole day and talk about it. It's such a passion with me.
पर मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता था तो प्रीची लगने लगती थी, कम करता था तो फ्रिवलस लगने लगती थी. तो आई कॉन्स्टेंटली बैटल्ड विथ हाउ मच टू डू विद दैट फिल्म. एंड ऑल्सो वी वेंट लाइक माई फर्स्ट ड्राफ्ट was something like Inception. We in fact worked for 1 year where I was trying to say that we are a sum total of our experiences. And अगर मेरे को अगर एक मुसलमान से प्रॉब्लम है एज अ हिंदू, शायद मेरे लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है, और अगर मेरी लाइफ को एक्सपीरियंस बदल दिया जाए तो मेरा शायद वो खत्म हो जाएगा. तो आई हैड गिवन पीके दिस पावर दैट ही कैन गेट इनटू समबडीज माइंड एंड चेंज दैट एक्सपीरियंस. सो उसमें वो लड़की के फादर के साथ हुआ था, पार्टीशन उसका ये था. बट देन अ फिल्म लाइक इंसेप्शन केम, तो मेरा पूरा 1 साल का काम खराब हो गया. फिर हमने कुछ करना शुरू किया, फिर ओ माय गॉड आ गई, वो भी हो गया. तो हमने उस फिल्म में बहुत एक्चुअली बैटल किया. बट आई हैव स्टिल दैट ह्यूज अर्ज टू से सो मच टू दैट फिल्म. एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आई एम एट द मोमेंट, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस जर्नी. आई एम एक्चुअली डूइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन whatever else I want to say about our existence, our being on this planet. So it would have a little bit of religion, God, spirituality, everything. नेक्स्ट. सर, चॉइस ऑफ एक्टर्स. आप अपनी फिल्म में मुन्ना का कैरेक्टर संजय बाबू ने किया, संजय दत्त ने, और पीके और रणछोड़ दास का कैरेक्टर आमिर ने किया. तो क्या आप चॉइसेस भी लेके चलते हैं या आपको फिक्स होता कि मैं संजू को ही लूंगा इस कैरेक्टर के लिए, या कोई ऑप्शन भी होता है आपका? नहीं, संजू तो लास्ट चॉइस था एक्चुअली फिल्म का. संजू तो मैंने सोचा ही नहीं था. और एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो आपको एक्टर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट लिखते समय सोचने लगे कि ये रोल ये एक्टर करेगा तो वो एक्टर आपकी नज़रों में घूमेगा. और हर एक्टर की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं. तो आप लिखते वक्त आपको उसका इन्फ्लुएंस होगा, ये बोले यार ये नहीं कर पाएगा, ये बहुत अच्छा करेगा. तो वो एक्चुअली इन द जर्नी हम सोचते ही नहीं है कि कौन. और होने के बाद देन यू थिंक हु इज़ द बेस्ट एक्टर फॉर दैट रोल. आई थिंक यू हैव टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, कि जो कैरेक्टर आपको लगे कि जो एक्टर आपको लगे कि उस कैरेक्टर के लिए सही है, उसी के साथ. और ये मेन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे रोल्स भी मुझे लगता है अगर आप करेक्ट कास्टिंग कर लें तो आपका 80% बैटल इज वन. आप मेरी फिल्मों में सारे देखिए, चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस का, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे कोई भी फिल्म देख लीजिए. एक्चुअली हम लोगों ने इतना एफर्ट डाला है करेक्ट कास्टिंग करने के लिए कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फाइंड द करेक्ट कास्टिंग. So who was your first choice for? Who were the other third choices? I mean, I've read it, but when I wrote Munna Bhai, and Vinod was not there in the picture, he was not to produce the film at all. So I had thought of Anil Kapoor, because Anil Kapoor had done a lot of those Bhai kind of films, Tezab, and those films. And I wanted a little older man who goes into a medical school. कि 40 साल का आदमी एक मेडिकल स्कूल में जाएगा तो मज़ा आएगा. So I approached Vinod, because मैंने उनकी वो फिल्म एडिट की थी और that was my only industry connect. तो मैंने कहा मैं अनिल कपूर से मेरे को मिलवा दीजिए आप. तो विनोद बिंग विनोद ही सेट की क्यों. मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है, तो मैंने तो सुनी नहीं है. तो मैंने कहा, और मैं अगर रिकमेंड करूँगा अनिल को तो अनिल बहुत सीरियसली लेगा कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, तो तेरी स्क्रिप्ट अगर शिट हुई तो मैंने कहा तो आप सुन लो. तो देन आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम. सो ही लाइक्ड इट एंड देन ही सेड कौन कर रहा है, क्या कर रहा है. तो इट टुक सम टाइम, बट देन ही सेड आई विल प्रोड्यूस इट. सो ही केम ऑन बोर्ड. So then Vinod felt, he said, yaar, why do you want to, is it necessary that an older actor goes to a medical school? Why can't there be a younger boy? And मैंने एक फिल्म के रशेस देखे हैं, वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, रामू की फिल्म है कॉल्ड कंपनी. उसमें एक लड़का है विवेक ओबरॉय, और वो बहुत अच्छा है, भाई का रोल कर रहा है, तू जाके रशेस देख ले. सो आई वेंट एंड सॉ द रशेस एंड आई सेड यार विनोद कह रहा है his judgment is okay, maybe this is correct. मैं तो समझ में नहीं आती मुझे इंडस्ट्री पूरी अभी. तो we in fact signed Vivek Oberoi for that film. Then that film released and Vivek became a big star, and फिर उसकी उसने दूसरी फिल्म साइन कर ली, दम. फिर कुछ हुआ, and for some reason that didn't happen. Then Vinod approached, he said अब किसको करें. He said शाहरुख से बात करते हैं. मैंने कहा शाहरुख क्यों करेगा मेरी फिल्म में, नया डायरेक्टर हूँ, वाई विल ही वर्क विद मी. बट ही केप्ट कॉलिंग शाहरुख. देन शाहरुख सेड, आई थिंक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही सेड अच्छा कौन है, भेज दे यार. मैं एंड आई यूज्ड टू लव टू नरेट माय स्क्रिप्ट, मुझे मज़ा आता था. मैं नरेट करने गया वहाँ उनको स्क्रिप्ट, ही वाज शूटिंग फॉर देवदास.
तो ही सेड लीव द स्क्रिप्ट यार, आई रीड इट, भी शूट चल रही है। मैंने कहा अब यार छोड़ता तो कोई पढ़ता नहीं है कोई, तो मैंने छोड़ दी। उसने उठाई और बोला ड्राइवर को दे दी, गाड़ी में रख दे। गाड़ी में रख दी। नेक्स्ट डे 10 o'clock in the morning I got a call from him because I think I was lying in his car. He flipped through it and he read it and he said come and meet me. So I met him and then he kept on meeting me. कई दिनों तक हम लोग मिलते रहे, हर हफ्ते जब उसको वक्त मिलता था। तो देन आई रियलाइज वाज ट्राइंग टू जज कि यार ये स्क्रिप्ट तो ठीक लग रही है पर ये बना पाएगा नहीं बना पाएगा, वो हो रहा था उसमें। वाज ट्राइंग टू सी कैसे तू इसको इंटरप्रेट करता है, कैसे करता है, ये होता है। वो कई दिनों तक चलता रहा। देन ही अग्रीड टू डू द फिल्म। देन ही कॉल्ड अप ऐश्वर्या। आई सेड वो, मैं कहा यार ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, शाहरुख के सैंड एवरीथिंग वाज। फिर सडनली उसके नेक का कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड ही रियलाइज ही हैज टू गो फॉर अ सर्जरी फॉर 6 months। एंड हमारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे, सब कुछ हो गया था, हम शूट करने वाले थे। तो देन ही सेड आई हैव टू गो फॉर 6 months, बट व्हेन आई कम बैक आई हैव टू फिनिश यश जी का फिल्म वीर ज़ारा आई थिंक। देन आई हैव टू डू अ फाराज फिल्म, चलते चलते ऑल्सो 1 फिल्म, अजीज़ का फिल्म, और ये मेरी 3 फिल्में हैं। तो ये उसके बाद होगी, मतलब 3-4 साल गए तो मैं फिर बैठ गया। और ये वैसे ही विवेक से, अनिल कपूर से होते होते 1-1.5 साल वैसे ही बीत चुका था। फिर हमने कहा यार इतना वेट करना तो पता नहीं। देन विनोद से तू संजू को ले ले, मैंने कहा नहीं। एंड आई वाज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ हिम एज अ, आई हैड नॉट सीन मच ऑफ हिज फिल्म्स। फिर अब चॉइस नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कहा यार देखो कुछ की संजू की, लेट्स मी चेक सम फिल्म्स। एंड आई सॉ वास्तव एंड ही वाज फैंटास्टिक इन वास्तव। देन आई डिड 1 exercise, कि उन दिनों वक्त बहुत होता था ना, काम तो था ही नहीं कुछ। तो MBBS की स्क्रिप्ट थी, 81 सीन्स थे। मैंने ऐसे 81 सीन्स के 1 line में लिखे और मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए। एक में लिखा विवेक, एक में लिखा शाहरुख, एक में लिखा संजय। और मैं दिन भर ऑफिस में आंख बंद करके बैठा रहता था और पहला सीन घुमाता था विद विवेक। ये ऐसा आएगा, ये ऐसा करेगा, ऐसा होगा। फिर मैं खोलता था आंख थोड़ी देर के लिए, फिर आंख बंद करता था, फिर मैं शाहरुख के साथ उसको घुमाता था, फिर मैं संजय के साथ उसको घुमाता था। फिर मैं ऐसा पॉइंट देता था कि ये सीन मेरे हिसाब से ये बेस्ट करेगा। एंड आई वाज श्योर कि शाहरुख विल बी द बेस्ट फॉर दिस। टू माई सरप्राइज, और मैंने वास्तव को कई बार देखा था बिफोर दैट टू अंडरस्टैंड हिज दिस थिंग। व्हेन आई एंडेड, संजू स्कोर्ड मार्जिनली अबव शाहरुख, एंड दैट कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। देन आई रियलाइज ऑल द रोमांटिक सीन्स व्हेन आई वाज सीइंग with Gracie, I was obviously imagining Shahrukh to really flourish in that. But when I was seeing this other bhai kind of scenes, I was seeing Sanju. And then I said, I'm being stupid here. Why am I stuck with this thing? And let's go ahead and... Achha, meanwhile, we had signed Sanju, because Sanju was close to Vinod, we had signed Sanju to play the role which Jimmy Shergill was finally played. It was a guest appearance. Sanju को उसको बोला था कि तू ये कर देना. तो Sanju said, हाँ मैं आके कर दूंगा, 4-5 दिन का काम है. तो then Vinod called him, Sanju अब मुन्ना भाई कर रहे हैं. तो इसे हाँ जी सर जी कर रहे हैं। तो कहता नहीं ये तू वाला रोल नहीं, तू मेन कर रहा है मुन्ना भाई। तो पहले उसको टेंशन हुआ रही यार, अब ये डेट फिट कहाँ से निकालूंगा। देन विनोद से देख यार वो रोल तुझे सूट नहीं करता, वो जिमी शेरगिल का रोल, वो ऐसा कैरेक्टर हुज नेवर स्लेप्ट विद अ वुमन, वो तुझे सूट नहीं करता। तो ये कर ले। संजू पैनिक बिकॉज ऑफ हिज डेट्स, ही केम आउट एंड अब्यूज्ड एंड ही सेड क्या करके। फिर विनोद से तू स्क्रिप्ट पढ़ ले, तो उसको कमरे में भेज दिया। तो मुझे 2-4 सीन सुना दे यार, 2-4। तो he doesn't read a script and तो मैंने 2-4 सीन उसको सुना दिए। अब I think he couldn't say no to Vinod, he had to do the film, उसका वो था सिंपल। तो when he came out, विनोद का बड़ी जल्दी पढ़ ली, कहता हाँ जी सर जी, अरे क्या कमाल का वो सीन। and he described the 4 scenes I had described to him. Then I asked him much later while I was doing the research for this, I asked him, Sanju, why don't you listen to your script? It's your career, finally you should be listening to your script. He said the time I came into cinema, actually nobody was narrating me a full script. People would come with a story idea, उतना ही सुना के जाते थे। People के पैसे, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, फंडिंग नहीं होती थी, तो फिल्म शुरू हो जाती थी एक उतनी समझ के साथ। और हम लोग 4-4, 5-5 फिल्म इसलिए करते थे कि वो प्रोड्यूसर पर जब थोड़ा पैसा आता था फिर वो थोड़ी बनाता था, फिर वो बैठ जाता था, तब तक दूसरा कुछ कर लेते थे। तो पूरी स्क्रिप्ट किसी के पास नहीं होती थी। हमारे को आदत ही पड़ गई थी थोड़े से इसमें जज करने की कि ये ठीक है। तो अब मुझे कोई 3 घंटे बैठा था, बोलता हूँ यार पागल कर देगा तू। Sir, I wanted to ask that while writing a joke or while writing a funny scene, what is more important? Is it important to be relatable or is it important to be funny?
It's important to be what? Relatable to the audience, that I can relate to the scene, I can relate to the character, or is it important to be funny enough? I think whatever you do, it has to be in context to that scene. It cannot be out of context. It cannot be that Anjuman, we are sitting here and talking about script writing and I say, Anju, मैं एक joke सुनाता हूँ. You'll be completely out of context. So whatever joke you create has to be in context with that scene. That scene it should not be something else, and it might be a great joke, but out of context, I think it might get a laugh, but it also will alienate you from the scene. मैंने आपका हर इंटरव्यू देखा है सर, हर इंटरव्यू में आपने यही बोला है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा आपको फिल्म स्कूल से निकलते हुए, और फिर आपने कुछ अपना एडवर्टाइज चुना. तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि मुन्ना भाई बनने से पहले और उसके अपना फिल्म स्कूल के बाद वो स्ट्रगल का पीरियड कैसा था? मैं एक्चुअली कई बार बोल चुका हूँ उसके बारे में, पर शॉर्ट में फिर बोल देता हूँ. एक्चुअली मैं उसको स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ, वेरी ऑनेस्टली. स्ट्रगल बोलो तो बहुत ड्रामा लगता है. अरे पता नहीं यार, हम आए, हम ऐसा कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए और हमने ये किया और वो ऐसा कुछ नहीं था. क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट की बड़ी खास बात ये थी कि हम अकेले नहीं आते थे. शायद मैं अगर अकेले नागपुर शहर से आता, मेरा कोई दोस्त नहीं होता, तो शायद लगता कि कुछ डार्क दिन है, किसके मिलूँ, क्या करूँ. काम नहीं होता था उन दिनों कहीं. तो मैं एक दोस्त के साथ रहता था, हम लोग पीजी रहते थे. एक गुजराती फैमिली थी, उसके घर में मुझे याद है ओल्ड कपल वीज्ड टू स्टे. और वो देखते थे कि कई दिनों ये लोग जाते हैं काम ढूंढने और फिर बाद में नहीं होता था. सब लोगों को कॉन्टैक्ट करके बैठे हैं घर पे. तो बोलते थे ये हो क्या रहा है, कि जाते ही नहीं घर से. मेरे फादर वुड कॉल अभी से, ये निकलता ही नहीं घर से, इसको देखो. फिर जब काम मिलने लगा तो कहती है आता ही नहीं रात को, देखो. तो पर वो स्ट्रगल नहीं लगता था क्योंकि दोस्त लोग थे यार वो. और पैसे नहीं भी होते थे ना, तो जिसके पास काम होता था वो शाम को उसके साथ मिल लेते थे, वो उसके साथ खा लेते थे. एक कमराडरी थी, एक दोस्ती थी. तो आई नेवर एक्चुअली थॉट ऑफ इट एज अ स्ट्रगल कि हाँ होंगे कई ऐसा लंबा पीरियड आता था कि नहीं है काम. पर आई थिंक वो एक कम्युनिटी के वजह से कुछ ना कुछ हो जाता था कि वी वर हैप्पी. We are over time. We have to vacate the auditorium also. We are putting an end to this masterclass, and I think this process will keep on continuing. Will keep on happening. Masterclass. Rajuji will be again with us. We all should give a standing ovation to Raju Hirani and Arjun ji for being with us. Before we part away from this auditorium, I would like to request my entire team of IFTDA Managing Committee to come on the stage. We have been really working very hard. Saurabh ji, aaiye. Raju ji, this is Manish, the director. Yes, sir. Kaushal is an assistant director. Actually, Raju, Rajkumar Pandey, he is an assistant director. Sudhakar ji, Malik Grover, Skuku ji, Muna bhai, Jagdish Sharma. This is Jiten Purohit. One sec, please. This is Bilu ji. This is Thakur Tapaswi ji, Swapna Bagmari you met, Priya, Arbama, Priyanka Ghatak, not related to Ghataks. This is Ramesh Puri and this is Abhishek. Right. This is the entire team who have been working for IFTDA. This is our new team. An ovation to my entire team also who have been really very good. Once again, I am really thankful to all of you for being with us, standing by us, and making this entire masterclass a dream come true. Thank you very much.